एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऑन होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। सर, लास्ट लेक्चर का मतलब नहीं समझा मैंने। आपको पूरे टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर करा दिए हैं। ये वाला जो टॉपिक है पॉलिटी का, इसमें हम एक देखेंगे कि जितने टॉपिक हमारे रिमेनिंग बचे हुए थे, मैं कोशिश करूँगा कि आज उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर ईजीली और अच्छे तरीके से कर ले। देन कल से आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। G20 समिट क्या है, बिम्स्टेक क्या है, और ना जाने कितनी सारी शंघाई कोऑपरेशन के बारे में देखेंगे, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के बारे में देखें, और ना जाने क्या क्या। अभी का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का लास्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी कवर करें। सर जल्दी क्यों? जल्दी इसीलिए ताकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन जल्द से जल्द आपके स्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन ये एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा, जिससे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता है। इस बार भी पूछा था और हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बरोबर। एनालिसिस हम अगर करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट न्यूज़ में रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू मैं आपको बेसिक स्टैटिस्टिक भी पढ़ा पाऊँ, और साथ ही साथ उस टाइम जो घटना घटित हुई है। अभी 2 वॉर हमने देखा, कौन सा रशिया बोल रहा हूँ, रशिया यूक्रेन, और एक और इजराइल और फिलिस्तीन, है ना। और अभी रिसेंटली एक और वॉर शायद हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होने वाला है वो मुझे आप बताइए। कुछ शायद स्टार्ट हो भी गया शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें कल से हम 5 दिन सैटरडे तक पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरे टॉपिक में अच्छे से करवा दूँ। तो मेरा नाम है यश श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ आकार फाउंडेशन में, साथ ही साथ हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी मैं आपके लेने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के अपना आज का टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज़ करंट अफेयर्स पॉलिटी। आज के जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उससे आप रूबरू तो है। आपके पास आधार कार्ड है? सभी के पास है। आधार के बारे में देखेंगे, क्या है आधार कार्ड, कैसे आधार कार्ड आया, और क्या क्या चीज़ें अभी प्रपोज की गई है आधार कार्ड के लिए। देन उसके बाद हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट है, MPSC एस्पायरेंट है, साथ ही साथ ना जाने और कितनी सारी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे। ये पढ़ना है भाई, ये पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि क्या हक है हमारे पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और सिर्फ आप ही लोगों को है क्या जो यूपीएससी MPSC कर रहे हैं? सभी को है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सभी के पास है। आपको जानने का अधिकार है कि सरकार आपके पैसे कहाँ पे लगा रही है और कहाँ पे यूज़ कर रही है। देन उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ये तो भैया बहुत बढ़िया टॉपिक है। जो गेमर्स है हमारे इंडिया में, आप भी खेलते हो कोई ना कोई गेम? पबजी खेलते हो? पबजी सब्जी? नहीं, मैं भी नहीं खेलता हूँ। तो ये पबजी जैसे गेम है, सब्जी और ऐसे कई सारे गेम्स, उनके ऊपर रेगुलेशन लगाए गए हैं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें, आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं, आप पैसे देके कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो आपके कुछ अधिकार है उसको लेकर। आपको कोई भी एक्सपायरी वाला माल नहीं बेच सकता, आपके साथ कोई भी हालत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको सजा हो सकती है। तो ये सब देखेंगे। देन उसके बाद मिशन कर्मयोगी क्या है, व्हाट इज मिशन कर्मयोगी, ये देखेंगे। देन उसके बाद गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स। इनके वजह से बहुत सारे लोग इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, है ना। आप भी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते होगे कोई ना कोई। मैं भी किसी को देख के ऐसा लगता हूँ मैं उसके जैसे कपड़े पहनूँ, उसके जैसा रहूँ। अरे होता है कि नहीं होता है? तो इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए हैं और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग अपने पहले आर्टिकल के साथ बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ आधार। UIDAI के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसा होता है। चलिए आ जाइए। अब जो मेजर चीज़ होती है ना एस्पायरेंट्स, वो क्या होती है? न्यूज़। क्यों न्यूज़ में आया, ये उतनी महत्व की नहीं है, उतनी महत्व की है नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY has proposed rules to enable Aadhaar authentication by entities other than government ministries and department। कहने का मतलब ये है कि अब प्राइवेट लोग भी आधार कार्ड बना सकते हैं। इनको परमिशन मिल चुकी है, किसके अंडर में? MeitY, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रपोज्ड रूल्स टू इनेबल आधार ऑथेंटिकेशन बाय एंटिटीज अदर देन गवर्नमेंट। अदर देन गवर्नमेंट का मतलब प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, and departments. This is a part of the government's commitment to make Aadhaar people friendly and enable ease of living and better access to service for citizens। आज आप देखते हैं कि आपको अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाना है कहीं भी आधार से रिलेटेड, तो आप जन सेवा केंद्र में जाते हैं। अब जन सेवा केंद्र रहते गवर्नमेंट के, उनके बिना काम होता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है आधार कार्ड में भी फ्रॉड्स होते हैं, है ना। अभी तो खैर इतना रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया है कि कोई आपका बायोमेट्रिक हो गया, पहले सिर्फ आंखों का रिकॉग्निशन किया जाता था। मैंने जब बनाया था एट दैट टाइम आई वाज 12, 13 या 14, तब सिर्फ मेरे को ये हाथ के ये लगे थे, ये क्या बोलते, बायोमेट्रिक ही बोलते हैं, और आंखों के ये। अभी पूरा फेस आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो सब चीज़ें आधार कार्ड को ऐसी ईजीली आपको वो नहीं कर सकता है। अब व्हाट इज़ आधार, क्या है आधार? Aadhaar is the 12-digit unique identification number issued by the Unique Identification Authority of India। कीवर्ड जो मेजर चीज़ आपको याद रखनी वो ये है, टू एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबके पास होना ज़रूरी है। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अब आधार कार्ड क्या है? तो सर आधार कार्ड एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि इशू किया जाता है, ये याद करो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोलो मेरे पीछे जल्दी फास्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये इशू किया जाता है टू एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चा हुआ, बच्चा होने के 1-2 महीने बाद शायद पेरेंट्स लेके जाते हैं, क्या बनाने के लिए? आधार कार्ड बनाने के लिए लेके। इट सर्व्स अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी which is linked to the individual's biometric and demographic information। आधार कार्ड के थ्रू आपकी डेमोग्राफी भी पता चलती है, अगर आपको पता हो तो किधर रह रहे, क्या रह रहे, कहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, कुछ नहीं मांगते आजकल। भारत देश का है ना, तो आधार कार्ड दे, आधार कार्ड दे, ऐसा करते सीधा। नेक्स्ट, द आधार प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2009 बाई UIDAI, यही होगा ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 2009 में, विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक एंड वेरीफिएबल आइडेंटिटी फॉर एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कितने बार पढ़ा हुई चीज़, अब भी जस्ट हमने देखा। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। मैंने जस्ट आर्टिकल जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैंने तभी आपको बताया, पहले गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि नहीं, ये भी वो काम कर सकते हैं। बर्डन भी थोड़ा सा अभी बीच में आया था, अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराओ, है आपका लिंक है, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है, क्यों? अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई ना, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो भैया जब आपने बोला आधार कार्ड से लिंक करो, हम जा रहे हैं उस सेंटर पे, अब उस सेंटर पे जा रहे हो तो 4-4, 5-5 घंटा रुकना पड़ रहा है। व्हाट इज़ दिस मैन, इतना समय है क्या? वो देख लिए थे हमने, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था लोग पागल हो गए थे। अब जिनके पास 500 की नोट नहीं थी वो तो मज़े में थे, लेकिन जिनके पास थी उनका तो हाल बेहाल हो गया ना। तो वो एक चीज़ थी, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए लाया गया। अब प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। मोर देन 133 करोड़ आधार्स हैव बीन इशूड एज ऑफ अप्रैल 2022 के अनुसार। कितने आधार कार्ड इशू? 133 करोड़। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बेटा जिनके पास क्या नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर कौन है पता है क्या? जो मजदूरी, पता है आपको, लेबर्स, पिछड़े गांव के लोग, पिछड़े इलाके वाले लोग, इनके पास आधार अभी भी नहीं है। तो ये एक याद रखना थोड़ा सा आप। हाँ, अब आंसर जब लिखोगे, आंसर राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंसर तो सभी लिख रहे हैं ना यूपीएससी में, इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आप नंबर भी मेंशन कर रहे हैं, लेकिन नंबर भी आड़ा टेढ़ा मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो अगर उनका एक सिस्टम ही होता है ना चेक करने का। 133 करोड़ आधार हैव बीन इशूड एज पर अप्रैल 2022, बस इतना भी लिख दिए,
तो आपका एक अच्छा आंसर कहा जाएगा या अच्छा आंसर बोल सकते हैं। देन 99.9% कीटाणु 99.9% ऑफ एडल्ट इन इंडिया हैव एन आधार कार्ड। 99.9% लोगों के पास आधार कार्ड। अरे वो ऐड आती है ना लाइफ में वाली 99.9% कीटाणु की सफाई, 1% कहाँ गया? कौन है वो 1%? Since its inception, Aadhaar card has helped bridge the digital divide and helped in the smooth rollout of the various government direct benefit transfer (DBT) schemes. अब गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है, मेजर से सबसे पहली चीज़ होती है वो है ये आधार कार्ड दो, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी सब डिटेल्स होती है। तो उसके वजह से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और लोगों को भी भाई ज़्यादा चीज़ें देनी नहीं है, पैन कार्ड नहीं देना है, ये लाइसेंस नहीं देना है, वो लाइसेंस नहीं देना है, क्या देना है? सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड। और आजकल तो वो यूज़ किया करो भाई, आधार कार्ड लेके घूमोगे हमेशा साथ में। डिजी लॉकर करके एक चीज़ है, तो वो ना थोड़ा सा यूज़ किया करो। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उसमें भी सब चीज़ें अपनी रखा कीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट सब होता है उसमें, तो वो यूज़ किया कीजिए। चलिए आगे आइए। अच्छा, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे उसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए मुझे डिजी लॉकर की तरफ से या हमारी टीम को कोई पैसा नहीं मिला हुआ है, जस्ट बता रहा हूँ आपको कि यूज़ किया कीजिए आप लोग, अच्छी चीज़ है वो। देन द एक्ट हैज़ एन सेवरल सेलेंट फीचर्स। क्या है इसके, क्या क्या फीचर्स है? एप्लीकेबिलिटी, एवरी रेसिडेंट इज एलिजिबल टू रिसीव एन आधार नंबर बाय प्रोवाइडिंग देयर डेमोग्राफिक एंड, सभी के पास अधिकार है, अपना बायोमेट्रिक दो, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दो, आपके पास आधार कार्ड आ जाएगा। सभी को अधिकार है वो। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट, कोई इंसान आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं तुझे आधार कार्ड इशू नहीं कर रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल आप किसी बाहरी देश से आए। भारत के हो, आधार कार्ड मिलना आपको चाहिए और आधार कार्ड आपको मिलेगा भी। नेक्स्ट, अब UIDAI के बारे में देखते हैं। द एक्ट एस्टैब्लिश द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो बोलो इसका फुल फॉर्म। UIDAI का क्या फुल फॉर्म है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंडर काम करती है मेरा बच्चा? ये तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इशू। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इशू करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UID नेम्ड आधार। इसी को क्या बोलते हैं आप? आधार बोलते हैं। टू ऑल, कितने बार बोल रहा हूँ, टू ऑल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के लोग। यूनिक टू एवरीवन। द आधार नंबर असाइंड टू एन इंडिविजुअल इज यूनिक एंड कैन नॉट बी गिवन टू अनदर पर्सन। आधार कार्ड है आपके पास, मेरे पास है, मेरी सिस्टर के पास है, मेरी मम्मी के पास है, मेरे पापा के पास है, सभी का नंबर सेम है ना? सभी का नंबर सेम है। आपके पास और आपके पास जो आधार कार्ड है उसका नंबर सेम है क्या? नहीं है ना सेम। यूनिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यूनिक। तो यूनिक कुछ तो होगा ना, सभी गाड़ी के नंबर सेम होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट को आधार मिल रहे हैं उन सभी का नंबर क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग है। कभी नंबर सेम हो सकता नहीं है। इट इज़ अ रैंडमली जनरेटेड नंबर अनरिलेटेड टू द होल्डर्स एट्रीब्यूट्स। और ये एक रैंडमली जनरेटेड नंबर है, बस उनके पास होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक एल्गोरिदम समझता है आपको, एक एल्गोरिदम होता है, उसके हिसाब से ये सब काम यहाँ पे होते हैं। उसी के वजह से सेम व्यक्ति को सेम नंबर मिल सकता नहीं है। सभी के नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी की बात अगर हम करें, सेफ्टी एंड प्राइवेसी, UIDAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी। अब इसके लिए अगर आपकी सेफ्टी से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, होता है, क्योंकि आपका फेस रिकॉग्नाइज है, आपके बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइज है, आपका पूरा डिटेल्स इनके पास है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी प्राइवेसी भंग हो सकती है? क्योंकि हैकर्स ने किसी को नहीं छोड़ा, हैकर्स कहीं से भी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, छोटे लेवल पे जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोचिंग लेवल हो गया, आपका स्कूल लेवल हो गया, आपको पता है अलग अलग लोगों से फ़ोन आते हैं, ये कोचिंग से बात कर रहे हैं, आपका जो डेटा है वो बेचा जाता है, आपका डेटा बेचा जाता है कुछ 2-3 हज़ार रुपये में, इतना सारा डेटा। देन आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट से कॉल आते हैं, अलग अलग स्कूल से कॉल आते हैं, हेलो सर हमारे यहाँ पे एडमिशन चालू हो गए, आप लोग प्लीज़ आ जाइए। अरे ऐसा आता है ना कॉल, आपको आता है, मुझे अभी भी आता है, सर नर्सरी का एडमिशन स्टार्ट हो। मैं नर्सरी वाला दिख रहा है, मैं मेरी शादी भी नहीं हुई है अभी, बच्चे भी नहीं है, सर नर्सरी का मैं खेलूँ अभी वहाँ पे प्ले गार्डन में आके मैं खेलता हूँ। व्हाट इज़ दिस यार?
मतलब आप सोच सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी रीच नहीं, किसी का भी कॉल आ जाता तुमको कभी भी। मतलब नंबर भी एक प्राइवेसी होती है ना, कि आप किसको अपना नंबर देना चाहते हैं वही आपको कॉल करेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कंपनीज ना जाने कितनी दुनिया की कंपनीज है जो आपको कॉल करती, परेशान करती है, लोन चाहिए 5 लाख का, आपको अप्रूव हो गया, मेरे कुछ पता नहीं चला कि बोला अप्रूव कब हुआ, बोले सर 5 लाख का लोन कब डालना है आपके अकाउंट में, बताओ, डाल दे अभी फ्री में। ऐसा ही है, आपकी प्राइवेसी अब प्राइवेसी नहीं रही भाई। देन ऑफ द इंफॉर्मेशन इट होल्ड बाय टेकिंग नेसेसरी मेजर टू प्रोटेक्ट इट। बहुत सारे मेजर्स भी लिए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इसको, क्योंकि सभी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है ना यार, सेफ्टी एंड प्राइवेसी। कितने लोगों ने, हमने रिसेंटली पढ़ा 1.33 की 133 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन, मजाक है क्या। आगे रेस्ट्रिक्टेड शेयरिंग, द शेयरिंग ऑफ आधार नंबर एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड एंड कैन नॉट बी मेड पब्लिक एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक रीजन आउटलाइन इन रेगुलेशन। सब कुछ जगह में आप आधार कार्ड का अपना नंबर वगैरह शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या है उसके रेगुलेशन से कि कहाँ पे देना है कहाँ नहीं देना है। द शेयरिंग ऑफ आधार नंबर एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्ट की गई है एंड कैन नॉट बी मेड पब्लिक। आप अपने आधार नंबर को पब्लिक कर सकते नहीं है। आपने कभी भी अगर लेक्चर्स वगैरह में देखा होगा या कोई भी चीज़ों में देखा होगा ना, जो आधार नंबर होता है वो ऐसा कुछ तो भी लिखते हैं पहले, अगर उनको कुछ बताना है तो ये ऐसा कुछ तो भी 9 3 7 5 और फिर ऐसा कुछ तो भी रहता है, लेकिन पूरा आपने कभी किसी इसमें नहीं देखा होगा कि लिखा हुआ है। इवन मैं देखूँ अगर, तो आपने गाड़ियाँ सीरियल्स देखते हैं आप लोग, सीरियल वगैरह, उसमें गाड़ी की नंबर प्लेट धुंधली कर देते हो। नोटिस ही तो करना है, तुम मूवी देख रहे हो, तुम नोटिस नहीं करते चीज़ों को, तुम आजू बाजू से जा रहे हो। तुम अपने आजू बाजू, एक यूपीएससी एस्पायरेंट का सबसे बड़ा एक चीज़ अगर होनी चाहिए कुछ, तो वो है ऑब्जर्वेशन। कि आप अगर एक रास्ते से रोज आना जाना कर रहे हो तो यू शुड नो कौन सी गली में कौन सी दुकान है और कहाँ पे कौन सी कम्युनिटी रहती है। ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। कि आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट है, यू शुड नो कि आपका जो एरिया है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कितनी गली है, कौन सी गली में। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कौन सी गली में कौन से लोग हैं, ये देखो सर पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये करेंगे, वो मत कर, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये घर अगर आपने छोड़ दिया तो इसके बाजू एक गली जाती है जहाँ से दूसरी गली कनेक्ट होती है। वो ऑब्जर्वेशन। एक मूवी भी थी जिसके बारे में, ये बेबी करके एक मूवी आई थी, बेबी और हॉलीडे करके एक मूवी थी, तो उसमें पूरा बताओ ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कब क्या होने वाला है। कुछ हो गया तो आपको पता रहना चाहिए ना, नहीं उधर मैंने उस आदमी को देखा था वो गन निकाल रहा था, पट से क्लिक होना चाहिए। तो वो ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब पनिशमेंट और फाइन की अगर हम बात करें, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द आधार डाटाबेस कैन रिजल्ट इन अ पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट फॉर। अब इम्प्रिजमेंट क्यों होगा? क्योंकि आपने किसी की प्राइवेसी भंग की है, आपने किसी का डेटा चोरी करने की कोशिश की है। 3 साल की एंड अ मिनिमम फाइन ऑफ रुपीज़, मिनिमम है क्या भे, फाइन ऑफ रुपीज़ 10 लाख इंक्लूडिंग रिवीलिंग एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं बताता हूँ। एक आधार नंबर से आपकी सब चीज़ें पता चल सकती है, आपका रहना कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। सबसे बड़ी चीज़ आज के ज़माने में जो है मोबाइल है, मोबाइल नंबर है आपका। सबको मत दिया करो, सामूहिक मत करो अपना मोबाइल नंबर। तुम पता है कि अपना मोबाइल नंबर सामूहिक कर देते हैं, अपनी गूगल आईडी सामूहिक कर देते हैं। एक छोटा सा गेम भी इंस्टॉल कर रहे हो, तुम्हारी गूगल आईडी मांगता है वो, पता है क्या। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर आप अपनी गूगल आईडी दे रहे हो ना, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। हर जगह अपनी गूगल आईडी दे रहे हैं आप, जो कि बहुत हानिकारक है आपके लिए। कभी भी अपनी गूगल आईडी हर जगह मत दिया करो। जहाँ लग रहा है नहीं, बहुत काम अटका हुआ है मेरा, वो नहीं दूंगी तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब दे। और एक ऐसी गूगल आईडी बना जो सिर्फ आप ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हो। बन सकती है ना 2 गूगल आईडी, तो वो करो, लेकिन अपनी ओरिजिनल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका रिजल्ट्स आ रहा है, जिसमें आपकी सब चीज़ें, वो गूगल आईडी अपनी ज़्यादा किसी को देने का नहीं। क्या भरोसा माइक्रोसॉफ्ट भी बिक जाए, कभी हो सकता है ना, भरोसा नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट, cognizance by court. A court can only take notice of any offence related to Aadhaar Act after a complaint has been filed. जब तक कि कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे कोर्ट भी कुछ कर सकता नहीं है।
बाय द यूआईडी अथॉरिटी और एन ऑथोराइज्ड पर्सन बाय इट। अब यूआईडी को कंप्लेन करना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तब जाके कोर्ट कुछ डिसीजन ले सकती है। माई बाप कौन है आखिर में? इंडिया में कोर्ट ही है ना। तो कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा यूआईडी और या तो फिर कोई ऑथोराइज्ड पर्सन को कि भैया ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तभी कोर्ट कुछ कर सकती है। देन आगे, अच्छा सीबीआई कर सकती है क्या इन्वेस्टिगेशन? मैंने आपको उसी दिन पढ़ाया था कि सीबीआई के पास अभी सभी ज्यूरिसडिक्शन आता है। इफ कौन बोलता है? तो उसी दिन पढ़ाया मैंने जस्ट, कौन बोलता है? तो याद करो, अभी जस्ट मैंने कुछ तो भी सेंटेंस रिपीट किया था माई बाप वाला। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, वर्चुअल आधार आईडी, ये क्या है भैया? आ जाओ। Virtual ID VID is a temporary revocable 16-digit random number mapped with the Aadhaar number. Virtual Aadhaar can be used in lieu of an Aadhaar number whenever authentication of e-KYC electronic KYC services are performed. Authentication ये मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग यूज़ करते, क्योंकि मेरे पास तो शायद नहीं है। Authentication may be performed using VID in a manner similar to using Aadhaar number. आधार नंबर से आप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिराइव आधार नंबर फ्रॉम VID। वर्चुअल आईडी अलग होती है और आधार अलग होता है। आप भले ही उसका यूज़ कर सकते हैं उसको एक्टिवेट करने में, लेकिन अलग होता है। नेक्स्ट, लेकिन आपके काम निकल जाएंगे इससे, आपके काम निकल जाएंगे। डिजी लॉकर में भी एक ABC करके अकाउंट रहता, वो बना लेना, वो बहुत सारी जगह काम में आता है। रिसेंटली मुझे 2-3 जगह पे काम आया, तब जाके महत्व पता चला कि डिजी लॉकर का भी एक बहुत बड़ा अपना महत्व है। ABC अकाउंट ना, ABC यूज़र कुछ तो भी ऐसा कुछ रहता है अकाउंट। मास्क्ड आधार क्या होता है? मास्क आधार ऑप्शन अलाउज यू टू मास्क योर आधार नंबर इन योर डाउनलोडेड इलेक्ट्रॉनिक आधार। मास्क लगा दिया आधार को, मास्क योर आधार नंबर इन डाउनलोडेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक आधार बोलते हैं। मास्क्ड आधार नंबर अभी तो वो भी चल रहा है। वो आपका ये बड़ा आधार कार्ड है, अभी एक ये छोटा सा कर लेते स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट दिखता है क्या? वो स्मार्ट में देख लो, छोटा सा, उसको कैरी करना आसान रहता है, वॉलेट वगैरह में लेके जा सकते हैं। मास्क्ड आधार नंबर इम्प्लाइज रिप्लेसिंग ऑफ फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ द आधार नंबर विद सम कैरेक्टर्स लाइक, ये देखो मैंने जस्ट आपको बताया था अभी रिसेंटली, ऐसा कर देते। मास्क आधार कार्ड्स को बोलते हैं। वाइल ओनली द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार नंबर आर विजिबल। सर ये हमने देखा है सर एक जगह, यहाँ देखे होगे आपने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लास्ट के 4 नंबर काम के रहते, बोलते हैं आगे के 8 काम के नहीं रहते। ये ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है, एक्स और ये लास्ट में 4 नंबर 642, ये काम का होता है। आप जब भी कुछ भी इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, फ़ोन पे, पेटीएम, तो ये तो मांगते हैं, साथ ही साथ CVV करके आपके कार्ड में पीछे में CVV का नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर रहते, वो भी मांगता है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मार्क्स आधार नंबर इम्प्लाइज क्या है? रिप्लेसिंग द फर्स्ट 8 डिजिट। अब उस फर्स्ट 8 डिजिट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ तो भी रहेगा, और आखिरी के 4 नंबर आपको शो होंगे, उसी को मास्क आधार कार्ड बोलते हैं। वाइल ओनली द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार नंबर आर विजिबल। नेक्स्ट, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इसी का तो लफड़ा है सबसे ज़्यादा। 1 टाइम पासवर्ड, पूरे फ्रॉड तो यही कर रहा है का ही OTP। आओ, OTP 1 टाइम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर वेरीफाइंग एन इंडिविजुअल। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कर लिए तुमने। अब वेरीफाई करने के लिए तुमको आएगा मोबाइल पे OTP। मोबाइल पे अगर OTP नहीं आया तो समझ जाना कि ये भैया कोई तो भी फ्रॉड है, नहीं आया मतलब फ्रॉड है। अब जैसे ही आपने मोबाइल से OTP डाला, आप वेरीफाइड यूज़र है। क्या है आप? वेरीफाइड यूज़र। लेकिन आपने अगर अपनी मर्जी से कोई भी OTP डालने की कोशिश की तो वैल्यू रहती है क्या उसकी? कुछ इनकरेक्ट OTP लिख के आता है। क्या लिख के आता है? इनकरेक्ट OTP। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ जो है ना अभी जो चल रही है वही है OTP। किसी का भी कॉल आएगा आपको, मैम हम ये बैंक से बोल रहे हैं, आपको OTP आया, प्लीज़ वो बता दीजिए। सिर्फ OTP बताना है आपको। ये लो भैया OTP 6425, जय श्री राम, बढ़िया। तुमच्या बँक खात्यातून 1 लाख रुपये काढलेले आहे और ऐसा हो रहा है, OTP बता के ही आपका पूरा अकाउंट खाली कर लिया जा रहा, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट,
Instead of using the individual biometric data or a physical Aadhaar card, OTP based authentication uses one time password that is sent to the individual registered mobile number. ये भी देखो, हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है. ये फ़ायदा कब है? आपके पास मोबाइल है आपका, आपने नंबर डाल दिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको OTP आएगा, पट से OTP सेंड करके प्रोसीड पे क्लिक किया, आधार कार्ड सामने, ये लो भैया आधार कार्ड. अच्छा भी है, लेकिन इससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती है. क्या पता आपको कोई आपके बाजू बैठा है, कभी भी बोलते ना किसी के सामने अगर आप भीड़ में है तो अपना पासवर्ड नहीं डालना मोबाइल का. इफ़ आप अगर भीड़ में है ना तो कभी पासवर्ड नहीं डालना, ब्राइटनेस कम रखना. जब आप अपना वो भी डालते हैं ना पिन, UPI ID से अगर पेमेंट करते हो तो बोलते हैं ना ऐसा छुपा के डालना थोड़ा सा, तो वो एक चीज़ होती है. नेक्स्ट समझा कि ये आगे आइए. What is the significance of आधार? आधार की क्या क्या सिग्निफिकेंस है? There are various benefits and point of significance of आधार which include, बहुत सारे बेनिफिट्स है. फैसिलिटिंग द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड बेनिफिट्स. अब इसके वजह से गवर्नमेंट के पास आपका पूरा डेटा है तो सब काम गवर्नमेंट के जल्दी से जल्दी हो जाते हैं. आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फॉर एक्सेसिंग. आपका एड्रेस भी लिखा है आपके आधार कार्ड में जहाँ पे आप रह रहे. गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज LPG सिलेंडर वगैरह नहीं, क्या सब्सिडीज आती है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. क्या फुल फॉर्म है MG नरेगा? क्या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. वेजेस एंड पेंशन आधार कार्ड. अभी SBI के जो यूज़र्स हैं पेंशन स्कीम भी उनके लिए 7th पे, शायद से 7th पे कमीशन, 7वां वेतन बोलते हैं ना, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं. वो सब मुझे क्लिक हो गया तो आपको बोल दिया मैंने ये पेंशन का सुन के. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग फ्रॉड. रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड लीकेज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स. आधार हेल्प एलिमिनेट फेक एंड डुप्लीकेट आइडेंटिटीज़. ये चीज़ तो है क्योंकि आधार एक ऐसी एजेंसी है ना बेटा जो पूरा कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रहा है. अब गवर्नमेंट का जो डेटाबेस होता है, जो चीज़ें होती है उसमें घुसना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है. आप प्राइवेट इंडिविजुअल की इसमें घुस सकते हो लेकिन गवर्नमेंट के चीज़ों में आप घुसना मुश्किल रहता है. मैं ये नहीं बोल रहा कोई भी नहीं घुस सकता, प्लीज़ आप मेरी बातों को सीरियस नहीं लाने. हैकर्स कहीं के एक रैपट मारूंगा एक आधे दिन अगर सामने आया तो. ये जो हैकर्स है ना गवर्नमेंट में इनको मुश्किल होती है थोड़ी सी घुसने में, लेकिन इनका भरोसा नहीं है. टेक्नोलॉजी अपन जैसा लैपटॉप चलाते हैं वैसा नहीं चलाते. ये थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी वाला लैपटॉप चल रहा है, खट 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 हाथ चलते हैं. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड लीकेज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ proof of identity for opening bank account and getting a SIM. जब सिम लेने गए थे आधार कार्ड लगा था ना, वही लिखा है वहाँ पे देखो, गेटिंग अ सिम कार्ड. ओपनिंग बैंक अकाउंट, जब आप बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं तब भी क्या लगता है आपको? आधार कार्ड लगता है. हेल्प टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, मेकिंग इट ईजियर टू वेरीफाई. हाँ आजकल ये चीज़ तो है कि आधार कार्ड ही लगता है आपको, नहीं तो पहले हाँ ड्राइविंग लाइसेंस दो, पैन कार्ड दो, हाँ ये दो, वो तो ऐसे 4-5 डॉक्यूमेंट लगते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. एक आधार कार्ड से भी आपका काम हो जाता है. मेकिंग इट ईजियर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी. एक ही चीज़ 10 बार बोला है. आधार कैन बी यूज एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर वेरियस पर्पज सच एज वेरिफिकेशन ऑफ पान, वोटर ID एंड पासपोर्ट. अभी देखो कैसी चीज़ें होती है ना, इसके वजह से आजकल आप जो लॉगिन करते हैं हर चीज़ में वो बहुत ईजी हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे. इफ़ यू सी, एक अगर कुछ बनाने जाना है तो आपको पैन कार्ड भी लगेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा, आपको देना आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो रहते वो भी लगता था. लेकिन अभी आधार के वजह से आपकी पूरी डिटेल्स एक ही बार में उनको ट्रांसफ़र हो जाती है. धन राइट क्लिक आ जाता है और आपको सिर्फ प्रोसीड करके आप आगे बढ़ जाते हैं. आगे KYC वेरिफिकेशन. KYC का फुल फॉर्म नेहा आप KYC, व्हाट इज़ KYC? अभी देखो कितने जागरूक है आप. यू आर UPSC एस्पायरंट्स, आपको KYC नाही पता. हां मला पण आठवण नाही येत. असं तर कसं चालेल? ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हो? वाह, आप करते हो ऑनलाइन पेमेंट यूज़? हाँ वाह वाह, एक बार ताली. और आपको KYC नहीं पता. जब आप अकाउंट बना रहे थे ना तब KYC के लिए या तो कॉल आया होगा या KYC के लिए वेरिफिकेशन मांगा होगा. KYC माने नो योर कस्टमर. कितना आसान है. KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर. जानो कौन है तुम्हारे, ये है तुम्हारे कस्टमर. जिनको KYC का फुल फॉर्म नहीं पता, KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर. ठीक है आपकी स्टार्टिंग है अभी, लेकिन सब चीज़ें आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए.
व्हाट इज केवाईसी, क्या है? लेकिन कुछ कुछ लोग ना बड़े डेंजरस रहते हैं मेरे जैसे, उनसे ना लोग चिढ़ने लग जाते क्योंकि मैं हर बार क्वेश्चन करता हूँ, सर इसका क्या मतलब हुआ, सर इसका, भाई जाना भाई तू जल्दी, क्या हर चीज़ का मतलब? तो ये सब चीज़ों के मतलब आपको पता रहना चाहिए। केवाईसी अभी जो अपन कल से जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के, आपको बिम्स्टेक नहीं पता होगा, SHO नहीं पता होगा, देन आपके बाद ब्रिक्स समिट नहीं पता होगा, G20 नहीं पता होगा, सब याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। आई एम हियर फॉर यू। केवाईसी वेरिफिकेशन, आधार इज ऑल्सो अ गुड आइडिया फॉर केवाईसी। नो लिखा हुआ था फिर भी नहीं बताया तुमने, ये देखो लिखा हुआ है यार, know your customer. For financial institutions, it will make the process more efficient and cost effective and eliminate the need for multiple documents. अब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग पैसा लगता है, पैन कार्ड के लिए 200 और ना जाने कितने ऐसे कार्ड के लिए 400 500 रुपये लगते ना। आधार कार्ड के लिए ऐसा नहीं है, एक बार पैसा लिया जाएगा आपसे, एक ही बार में बना के दे देंगे और उसी से सब चीज़ें ईजी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट सेम पर्पज, एलिमिनेट द नीड। अब एलिमिनेशन मतलब खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना कौन सी नीड्स को, अलग अलग जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगते थे उसकी नीड्स को। आगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हो गया हमारा आर्टिकल खत्म। बहुत सारा पढ़े आधार के बारे में हमने, बहुत सारा, जल्दी देख लीजिए क्यों न्यूज़ में था और क्या है। अच्छा बाय द वे, आप दोनों को जो अभी फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रही है उसमें आना है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसमें सभी चीज़ें बताई जाएगी, वाई UPSC क्यों करना है, कैसे करना है, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करो, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आना। चलो नेक्स्ट, एक चीज़ याद रखना, व्हाट इज आधार? आधार इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एवरी, ये याद रखना, ये एक स्टेटमेंट याद रखना, बाद में करते हैं अपन रिवाइज, पहले पढ़ लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आइए RTI की तरफ आते हैं। वाई इन न्यूज़, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फिल वैकेंसीज इन इंफॉर्मेशन कमीशन अक्रॉस द कंट्री। क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा, डायरेक्ट किया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज है ये इंफॉर्मेशन कमीशन को लेके अक्रॉस द कंट्री, सेइंग दैट इफ द पोस्ट वे आर नॉट फिल्ड देन द होल पर्पज ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वुड बी डिफीटेड एंड द एक्ट वुड बिकेम अ डेड लेटर। तुमने एक संस्था बनाई, उस संस्था ने 1 साल अच्छे से काम किया, देन उस संस्था के लोग भागने लगे, ये कहानी बता रहे, ये नहीं है गवर्नमेंट, ये नहीं, मैं कुछ और कहानी बता रहा हूँ। अब उसके बाद वो संस्था तो है लेकिन उसमें काम करने वाले लोग ही नहीं है, चलेगी क्या? मतलब ही नहीं था, फिर बना के बनाया क्यों? अब राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट द, आपको पता है आप टैक्स भर रहे हैं, उस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रही है, कितने लोगों को उसका लाभ हुआ, नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ना जाने बहुत सारी चीज़ें आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता चलती है। डायरेक्ट जाओ उनकी वेबसाइट पे, अपना क्वेश्चन डालो, कहाँ पे गए राफेल, बताओ राफेल का जो पैसा है कहाँ पे गया वो क्वेश्चन। बीच में बहुत चल रहा है राफेल, ब्राह्मोस मिसाइल, देन ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ये रोड तुमने बनाया, बताओ कितना पैसा लगा, बताओ ना हमको। अब लोग बेटा है पागल, आपको नहीं बोल रहा हूँ, या UPSC एस्पायरेंट जितने भी मेरे अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं है। सर हमारे मम्मी पापा को ऐसा बोल रहे कि बेटा आपको तो पढ़ा रहे ना, मम्मी पापा को ऐसा बोला, मम्मी पापा को नहीं बोल रहा, मैं आज के यूथ को बोल रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पास क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन है। जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही है आपको अधिकार है कि आप पूछे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ है हमारा पैसा, बताओ कितना यूज़ किया, नहीं किया तो नहीं बताएगी, किया तो बताएगी, और अगर करप्शन हुआ है तो फिर आपको दबोच लेगी गवर्नमेंट। किसी को इशारा किया मैंने, आप समझ जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। आइए, अगर आंसर नहीं देना है, फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुआ है, तो गवर्नमेंट आंसर नहीं देगी, चुपचाप से आपका पकड़ेगी कॉलर, एंटी नेशनल, तू देशद्रोही, चल जेल के अंदर। ऐसा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NDA UPA गवर्नमेंट राइट नाउ, मैं दूसरे देश की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे देशों में ऐसा होता है। हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे देश में ये सब चीज़ें नहीं होती है। अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के एक्ट है, देखना है हमें। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच
एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 के तहत आपके पास ये अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। संविधान चौक पे जाके तुम बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये सही कर रही है, गलत कर रही है, हमको ऐसा नहीं जम रहा है। क्या है आपके पास? राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, स्पीच का अधिकार। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद क्रमांक 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास और एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। करते हैं ना लोग प्रोटेस्ट, अगर 19 खत्म हो जाएगा तो आप कर पाओगे क्या प्रोटेस्ट? नहीं कर पाओगे, सभा इनके खिलाफ नहीं बोल पाओगे, सरकार के खिलाफ। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ आर गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन फंक्शन, वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी इंफॉर्मेशन ओपिनियन ऑन इट। सही है, तुम यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपना पैसा कमा रहा, लेक्चर ले रहा हूँ, हमारे यहाँ सब काम कर रहे हैं, बच्चे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह बिजी है। तुमको ये पता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही, कहाँ कैसा काम कर रही, क्या काम कर रही है, पता है? नहीं पता। तो अगर आपको पता करना है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आइए आगे आइए। वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी वे इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन इट, हम उसके ऊपर ओपिनियन भी नहीं दे सकते कि आप ऐसा रोड बनाओ। हम ओपिनियन देते हैं, यार उसने ये गलत शॉट मार दिया, इधर शॉट मारना, चक्का गया होता, तू खेल ले, अरे तू चले जा खेलने। इस चीज़ के ऊपर हमें डिस्कस करना है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करना। अभी वो बाजू वाली की लड़की भाग गई, वहाँ पे चोरी हो गई। अब सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया में होती है, दो लोग झगड़ रहे हैं, वो अपने घर में लड़ रहे हैं, अपन अपना काम धंधा छोड़ भी मारा रहे उसको, अरे मार 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 मार, मतलब क्या तुम पागल हो क्या बे? ये इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जेसीबी की खुदाई चल रही है, वो कुछ तो भी बन रहा है, उसकी खुदाई देखने लग जाते लोग। ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनते हुए देख रहे, रोज जाके देख रहे। ऐसे तो लोग हैं हमारे यहाँ। तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? देश जब आगे बढ़ेगा जब देश के युवा जो है ना, वो इस पे ध्यान देंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अपोजिशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं रहा ना देश में, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन करो हमेशा, सरकार से भी करो, विपक्ष से भी करो। तुमने क्या किए, ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इनने क्या नहीं किए। क्वेश्चन ज़रूरी है। क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं पूछेंगे बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही नहीं चल रही, तुम भी फिर मस्त मौला हो, क्योंकि तुमको तो पता है तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पूछ रहे नहीं है, तुम भी अपने मस्ती में हो। फिर एक क्वेश्चनिंग अथॉरिटी हमेशा लाइफ में ज़रूरी है। मेरी लाइफ में है, मेरे क्वेश्चन जितना मेरे मम्मी पापा नहीं पूछती उतनी मेरी बहन पूछती, छोटी है जबकि मेरे से। क्वेश्चनिंग अथॉरिटी ज़रूरी है आपकी भी लाइफ में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज टू एम्पावर द सिटीजन। बहुत एम्पावर कर रहे हैं, क्या देखना है? प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किन के बीच में? सरकार के और पब्लिक के बीच में ट्रांसपेरेंसी। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट द ट्रांसपेरेंसी, मिरर, सरकार और आपके बीच का। आंसर मिलेगा आपको इससे। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कितना पैसा लग रहा है। आजकल गवर्नमेंट बताती है हमको 450 करोड़ लगे, 500 करोड़ लगे, ठीक है। आगे, द एक्ट एंड इट रूल डिफाइन अ फॉर्मेट for requestioning information, a time period within which information must be provided। ये तो क्या ही देखना है, एक समय अवधि रहती है किसी भी चीज़ की, कि आपने अगर कुछ क्वेश्चन किया तो इस टाइम के पीरियड में आपको उसका आंसर मिल जाना चाहिए उस एजेंसी के ऊपर, वो लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन चार्जेस फॉर अप्लाइंग एंड एग्जामिशंस, और पैसा भी लगता है, वाह। मेथड्स ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन, चार्जेस फॉर अप्लाइंग एंड एग्जामिशंस ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल नॉट बी गिवन। अब मेरी एक बात सुनिए, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को अपने पास रखनी है एज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उनको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर बाहर गई तो कुछ भी गलत हो सकता है, गलत माने दंगे, मर्डर्स और कई सारी चीज़, तो गवर्नमेंट वो अपने पास रख सकती है, देन हम उसमें कुछ कर सकते नहीं है। लेकिन इनके रूल बुक में अगर लिखा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा पब्लिक ने तो आपको यू शुड आंसर, तो गवर्नमेंट का काम है कि वो आपको आंसर करेगी कि सर इतना इतना पैसा हमने ये बांध बनाने में, डैम बनाने में खर्चा किया, इतना इतना पैसा हमारे पास रखा हुआ है, अब उसके वेलफेयर के लिए हम ये पैसे को खर्चा करने वाले हैं। यू शुड आंसर ना, क्योंकि आप वो एजेंसी है जिसको बनाया गया है लोगों के आंसर के लिए। नेक्स्ट की प्रोविजन क्या है आरटीआई के? सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट impose an obligation on public authorities to maintain its record duly catalog and indexed in a manner form which facilitates the right to information under the
एक्ट। गवर्नमेंट के काम अगर आपने देखा होगा ना, छोटा सा भी अगर एक केस है तो उसकी फाइल होती है। हाँ होती है, मैंने देखा है, होती है। सेक्शन 4 बोलता है कि आपको एक प्रॉपर, कुछ नहीं बोलता है ये, बस इतना बोलता है सेक्शन 4 कि आपको एक प्रॉपर मैनर में उसको रखना है, रिकॉर्ड आपको रखना है, क्योंकि कब कौन सा कस्टमर आके किसके बारे में पूछ लेगा आप बता सकते नहीं है। सेक्शन 4। देन उनके बाद सेक्शन 6, द एक्ट एंटाइटल्स अ पर्सन डेसियरस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट to make a request in writing to the central or state public information, center as well as state public। अब कुछ लोग होते हैं जो सेंटर से क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, दिल्ली सरकार सेंटर पे बैठी है ना, कुछ लोग हैं तो अपनी खुद की गवर्नमेंट से पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ ट्रिपल सीट वाली सरकार चल रही है, मुझे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना, मैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से पूछूंगा ना, ऑफिसर स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर ऑन द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय हिम। हर चीज़ के बारे में तो नहीं पूछेगा हर बंदा, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी। सर ये हॉस्पिटल में मैंने ये करवाया था, आपने बोला था कि ऐसा ऐसा होने वाला है इस हॉस्पिटल में, हुआ नहीं, क्या उसका स्टेटस है, कब होने वाला है, तो वो सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। एक सॉर्टेड मैनर में होना चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट रिक्वायर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर टू आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8। गवर्नमेंट के भी कुछ होते हैं ना कि हम नहीं दे सकते भैया, तकलीफ हो जाएगी अगर हमने वो दिया तो एंड 9 विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। 30 डेज के अंदर अंदर आपको या तो हाँ बोल दे या तो ना बोल दे, बैठाल के मत रख हम, वो एक चीज़ होती है, वो है सेक्शन 8 और सेक्शन 7, ये सेक्शन 8 एंड विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, 30 डेज के विद इन 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट, under section 19, if a person does not receive a decision within 30 days, अभी जस्ट पढ़ा है ना 30 डेज के अंदर, और aggrieved by a decision of the public information officer, he may prefer an appeal to an officer who is senior। अब इसने मना कर दिया नहीं दे सकते या कुछ आंसर ही नहीं आया, तो वो उसके बड़े ऑफिसर के भी पास जा सकता है, who is senior in rank to the public information officer in the public authority। this is nothing but the PI साहब आपकी बात नहीं सुन रहे, पुलिस इंस्पेक्टर, एक थाने का प्रभारी आपकी बात नहीं सुनता है, बोलता है चलो निकल जाओ, तो आप किसके पास जाओगे? एक आईपीएस अधिकारी के पास। आईपीएस सबसे बड़ा होता है ना, या तो आप डीसीपी के पास जाओगे सिटी में, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इफ़ अगर आप गाँव के तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाओगे। इफ़ ऐसा होता तो नहीं है, इफ़ अगर वो भी नहीं सुन रहे आप जाते हो सीधा कमिश्नर के पास। इफ़ वो भी नहीं सुन रहे आप जाओगे आईजी, इंस्पेक्टर जनरल या फिर डीजीपी के पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप अपील करते हैं देन मिनिस्ट्री के पास, और इफ़ अगर मिनिस्ट्री भी नहीं सुन रही है तो आखिरी में माई बाप कौन है? सुप्रीम कोर्ट या आपके हाई कोर्ट। गिला कर दो क्या चला? मैं तो बोलता इतना झंझट करने से अच्छा है सीधा कोर्ट के पास ही जाओ, है कि नहीं? वो साहब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे, 2 घंटा वेटिंग, 4 घंटा वेटिंग, एक ही बार में वकील पकड़ो, सीधा अपील में डाल दो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए नेक्स्ट, एग्जामिशन अंडर द एक्ट। अब कुछ एग्जामिशन भी है। द इंफॉर्मेशन सॉट मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू, सब पूछ लो, बस वो अपने देश के डिफेंस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी से नहीं होनी चाहिए, और किसी की पर्सनल डिटेल, मोदी जी की शादी हुई कि नहीं हुई मुझे जानना है। ये पूछ सकते क्या तुम? अरे पूछ सकते क्या मेरी शादी कब होगी? ऐसे क्वेश्चन करोगे, कहोगे मैं मिनिस्ट्री में है वो काम। एस्ट्रोटॉक यूज़ करो उसके लिए, बहुत बढ़िया है, इसके भी मुझे पैसे नहीं मिल रहे है ना। एक ऐप की ऐड आती है 3 बार, एस्ट्रोटॉक, उसमें ज़्यादातर लोग तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया के, मेरी शादी कब होगी, उसी के लिए पूछते होगे वो क्वेश्चन। भाई आगे आओ, डिफेंस से रिलेटेड नहीं होने चाहिए आपके क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे। देन नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कितने आतंकवादी मारे बताओ, कितना क्या ऐसे, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, और पर्सनल डिटेल किसी के भी बारे में आपको नहीं मिलेगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो एग्जामिशन है। बिफोर द एडवेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट, द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया वॉज रेस्ट्रिक्टेड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इनके आने के पहले ये था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, एंड सम अदर स्पेशल लॉ और कुछ एक्ट लॉज। द आरटीआई एक्ट रिलैक्स्ड मैनी सच लॉज इन द कंट्री। जब से आरटीआई आया है बाकी एक्ट को रिलैक्स मिला, मतलब हटी गए। चलिए नेक्स्ट, हु इज कवर्ड अंडर आरटीआई। आरटीआई के अंदर कौन कौन कवर किया जाता है? द आरटीआई एक्ट 2005 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में है।
all bodies which are constituted under the constitution or under any law or under any government notification, all bodies including NGOs which are owned, controlled or substantially financed by the government, वो सेंटर भी हो सकती है और वो स्टेट भी हो सकती है, आर कवर्ड, आरटीआई के अंदर ये सभी चीज़ें कवर होती है। अंबानी अडानी के बारे में पूछ सकते क्या? दिमाग लगाओ, अंबानी अडानी गवर्नमेंट है प्राइवेट है? प्राइवेट है, प्राइवेट के बारे में आप पूछ नहीं सकते। लेकिन अंबानी अडानी ने अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में कुछ किया है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक बार करके देखना, बोला कुछ पैसा लगेगा शायद, पहले एक बार सब कर लेना और फीस देख लेना कितनी लग रही है। अगर बहुत ज़्यादा लगी तो मत करना, लेकिन अगर 30-40 रुपये अगर लगी है ऐसा, एक बार करके देखना इन्फॉर्मेशन। मैं भी करता हूँ, आज जाके देखता कुछ आता क्या आंसर। हाँ, और कुछ ऐसे क्वेश्चन मत करना जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ठेस पहुँचे, नहीं तो आपको उठा लेंगे वो लोग। सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। ऑल प्राइवेट बॉडीज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर डायरेक्टली कवर्ड। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे हो रही है तो आप पूछ, कहाँ गया? गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हो रही है बेटा तो आप डायरेक्टली राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कंक्लूजन, द डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज पब्लिक अथॉरिटी वुड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एनकरेज पब्लिक डिबेट। आरटीआई की वजह से आप डिबेट भी कर सकते हो। आप दोनों एक डिबेट में बैठे हो, आपने आरटीआई जो भी फाइल किया था आपको उसका आंसर आ गया, तो आप दोनों अगर बात कर रहे हैं तो यू शुड आंसर अकॉर्डिंग टू आरटीआई, मैंने ये देखा, आप फिर उसको काउंटर दे रहे हैं, तो वो चलता है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है ना। एक आपको नहीं लगता है अच्छा है? अच्छा है कि बहुत अच्छा है? मुझे तो लगता बहुत अच्छा है। देयर आर क्वेश्चन बीइंग रेज्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड फंड्स दे रिसीव। जो भी पार्टी सत्ता में बैठी है, देयर आर क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड, अभी भी होते हैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, ब्रह्मोस से रिलेटेड, राफेल से रिलेटेड। बताओ पैसे कहाँ के, बताओ किसको दिए आपने पैसे, वो चीज़ है। फंक्शनिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द फंड दे रिसीव, इलेक्टोरल बॉन्ड आया ना, बहुत पैसा आया ना, तो वो चीज़ होती है। पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, ज़रूरी है, अनलेस एंड अनटिल दे आर अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक हाउ कैन डेमोक्रेसी समझो। हर चीज़ का आंसर होना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के पास। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने पढ़ा था, इफ अगर आप अकाउंटेबल नहीं है, आंसर नहीं दे रहे, आप कॉन्फिडेंस में नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। हर आंसर देना ज़रूरी है। Hence there is need to attain more transparency regarding the functioning of political party. There is need to attain more, और ज़्यादा करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टी कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बाय ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द पब्लिक अथॉरिटी डोमेन, द कॉन्फिडेंस ऑफ द कॉमन मैन ऑन डेमोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री वुड इंक्रीज। हाँ, अगर सरकार हमको हर एक चीज़ का आंसर दे रही है तो हमारा भी लोकतंत्र पे भरोसा रहेगा कि नहीं, इफ़ अगर मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़ तो मुझे सरकार आंसर कर रही है, मतलब सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, बोल सकते हैं। तो मेरा भी उसमें रहेगा ना, नहीं चल भाई, मैं जो देश में रह रहा हूँ उस सरकार से मुझे आंसर भी मिल रहे हैं। हेंस पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी ब्रॉट विद इन द पब्लिक अथॉरिटी डोमेन। पब्लिक अथॉरिटी डोमेन में आती है पॉलिटिकल पार्टीज भी। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, जल्दी देखिए फास्ट। रिवाइज बाद में करेंगे थोड़ा सा। आज सर का लेक्चर जल्दी हो गया वैसे ना, अभिजीत सर का 2 बजे से था। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बहुत अच्छा किया। इसके वजह से ना बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हो रही थी देश में। अभी इसका जो एल्गोरिदम रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, वो किसी के पास रहता ही नहीं। पबजी तुम खेल रहे हो, उससे भी आतंकवादी घटनाएं हुई है, पबजी में आप बात कर सकते हैं। अब उसकी डिटेल थोड़ी होगी यार गवर्नमेंट के पास। क्राफ्टन यूनियन गेम, आइए रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, व्हाई इन न्यूज़ रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी माइटी, इसके पहले भी पढ़े थे,
हैज़ रिलीज अ ड्राफ्ट रूल फॉर, कुछ रूल्स ड्राफ्ट प्रोवाइड किया है किसके लिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। करोड़पति बन रहे इसके वजह से भी लोग, अगर आपको पता होगा तो। पता है क्या, ऑनलाइन गेमिंग खेल के भी लोग करोड़पति अरबपति बन रहे लड़के लोग। द प्रपोज्ड रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन अमेंडमेंट टू द, अमेंडमेंट माने चेंजेस करना कुछ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स। एथिक्स पढ़ते हैं आप लोग? एथिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। एथिक्स आपको ये सिखाएगा आपकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी रहनी चाहिए, आप कैसे रहने चाहिए अपनी सर्विस में। खैर वो तो सब बोलने की बात रहती है, जो आप अंदर से है आखिर में आपका वही सामने आता है। जैसे भी आप अंदर से रहोगे, कितना भी एथिकल वैल्यू मॉरल वैल्यू पढ़ लो तुम, जैसे तुम हो भाई वैसे ही तुम रहोगे। हाँ, अपने आप को चेंज कर सकते हो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह से, लेकिन इंसान की असली पर्सनैलिटी कभी भी ख़त्म होती नहीं है। व्हाट आर द ड्राफ्ट रूल्स? क्या है ड्राफ्ट रूल्स? आइए, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ऑनलाइन गेम्स will have to register with a self-regulatory body and only game cleared by the body will be allowed to legally operate in India। आपको अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस गेम के लिए, है ना। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी, वो क्या फ्री फायर वगैरह, पबजी, एक आया था जिसके ऐसे बच्चे आत्महत्या कर रहे थे, ब्लू व्हेल, यस सुना है उसका नाम? नेहा, सही में ऐसा होता था क्या यार? मेरे को ना बड़ी जिज्ञासा थी उस गेम को डाउनलोड करने की, और मैंने किया भी। मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उससे कैसे आत्महत्या कर रहे, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं, धीरे धीरे वो गेम आपको आदत डालता है और फिर आप, बाप रे बाप, एक गेम खेल के आप फांसी लगा रहे बोले तो कितनी बड़ी बात है यार। ब्लू व्हेल, बहुत सारे बच्चों ने जान भी दी शायद उसके लिए। हाँ, इसी के लिए तो लाया गया भाई ये सब चीज़ों के लिए। क्लियर्ड बाय द बॉडी विल बी अलाउड इफ़, अगर उनको लगेगा अलाउड, इफ़ अगर उनको लगेगा कि नहीं ये गेम दिमाग की दही नहीं करेगा, तभी जाके वो उसको साइन देगा और तभी जाके वो गेम चालू होगा। अदरवाइज चलो निकलो, इससे मेरे देश का बच्चा खराब हो रहा है। द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विथ 5 मेंबर्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये फील्ड में अगर तुमको कानून बनाना है तो इस फील्ड का कोई लाना पड़ेगा। इफ़ अगर आप ऐसी किसी व्यक्ति को बना रहे हो जो कोई तो भी खेती में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखता है, IAS है, उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरी जानकारी है, वो इस चीज़ में बरोबर काम कर पाएगा क्या? एटलीस्ट ही शुड नो ना कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ डायनामिज्म, ही शुड नो। इफ़ अगर उसको नहीं पता रहेगा कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, वो कॉमन सेंस है, वो यहाँ काम कर पाएगा क्या भाई? तो एक एक्सपर्ट लगेगा उसके लिए, इंक्लूडिंग ऑनलाइन गेमिंग, पब्लिक पॉलिसी, IT, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। अब ये गेम खेलते वक्त बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक सिर्फ गेम नहीं है, इससे आपका दिमाग भी वो होता है। अब जैसे कि बीच में हम नागपुर शहर में हम देखते आ रहे हैं लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू है हमारे शहर में। कुछ तो भी ना अलग ही है, कुछ तो भी अलग शब्द बोलते हैं हमारे लोग। कुछ मैंने रील्स देखा, कुछ लड़कों लड़कियों को देखा, वो ना अलग ही है कुछ तो भी। मतलब इतनी अच्छी भाषा है हिंदी मराठी शहर में, हाँ मेरी जान, और ना जाने ऐसे क्या क्या शब्द। अभी बीच में छोटे छोटे बच्चे, ये हंसी का एक बात है, लेकिन आप अगर देखोगे हेडशॉट, ये क्यों? फ्री फायर और पबजी, ये है इनके दिमाग में। क्या है ये? इससे बच्चा खराब हो रहा है। वो गन लेके आ रहा है, गन से मार रहा है, भले ही नकली है, वो गन से मार दे रहा है ऐसा। पबजी खेल रहा बोले बहन के साथ अभी। तो ये हो रहा है अपने देश में, ये हो रहा है भाई। इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देयर कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड ऑल ऑफ देम विल हैव टू इन्फॉर्म to the center about the games they have registered along with a report detailing the criteria for ये जो regulatory authority है, अब ये रजिस्टर तो कर रही है, ठीक है, लेकिन इनको बताना पड़ेगा सेंटर पे जाके कि सर ये गेम आ रहे हैं सर, आप बताइए क्या करना है। अभी मैंने परमिशन दी है, फिर सेंटर से भी उनकी तहकीकात होगी, कौन सा गेम कब क्या कर देगा आप बता सकते नहीं। और आजकल के गेम ना बेटा ऑफलाइन नहीं आ रहे, ज़्यादातर गेम ऑनलाइन आ रहे हैं।
नहीं तो हम जब थोड़े से छोटे थे, जब एंड्रॉयड मोबाइल्स निकले थे 2016-17 में थोड़ा चलन आने लग गया था उसका, तब ऐसे गेम आते ही नहीं थे। वो आता था एक कैंडी क्रश, वो केक बनाने वाला लड़कियों का गेम, वो साड़ी वाड़ी पहनाने वाला गेम आता था, एक बारबी वाला, बस। और अभी के बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। कार रेसिंग गेम भी अगर वो खेल रहे ऑनलाइन खेलेंगे। हमारे टाइम पे वो मारियो करके एक गेम था, हम उसमें खेलते थे। GTA वाइस सिटी करके गेम था, वो खेलते थे। बहुत डेंजरस सीन हो गया है भाई। गेमिंग प्लेटफॉर्म बोलो तो ड्यू डिलिजेंस। ऑनलाइन गेमिंग फर्म विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एडिशनल ड्यू डिलिजेंस इंक्लूडिंग KYC, नो योर कस्टमर ऑफ यूजर। PUBG जब स्टार्ट करोगे ना, आपको वहाँ पे भी रजिस्टर करना है। अब 18+ हो ना तुम। उसके पहले वाले, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल का पूरा समझने लग गया है। वो कब क्या करेंगे तुमको भी नहीं पता, पापा के नाम से बना लेंगे ID। हाँ, नो योर कस्टमर यूजर्स, ट्रांसपेरेंट विड्रॉवल एंड रिफंड ऑफ मनी। रमी सर्कल ऐप पे आपको 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, आते ना, अभी भी मैसेज रखा ही होगा मेरे इसमें भी पैसे लगा दिया सामने वाले ने, जीत गया, पैसे नहीं दे रहे तुम। आजकल है ना बहुत सारे ऐप है, वो Dream11, Play11, सर्कल, Ground11, क्या क्या है। मतलब अब उस लेवल तक हम आ गए हैं कि प्रोफेशनल हमको सट्टा सिखा रहे कि आप मैचेस खेलो। क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्राइम ना, कि आप क्या है, बड़े बड़े लोग बोल रहे, क्रिकेटर्स बोल रहे Dream11 पर टीम बनाओ, 5 लाख कमाओ। यही तो सिखा रहे ना यार। अब लोग क्या करेंगे, लोग इन्फ्लुएंस में आते हैं, रिफंड ऑफ मनी एंड अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनिंग। ऐसे मैंने भी 1-2 बार खेला था, वो एक एप्लीकेशन है जापवी करके, उस पर लूडो वूडो खेलो तो पैसे मिलता है, लेकिन वो सब फर्जी है बेटा। उसकी आदत लगती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अपने ओन रिस्क पे खेले। और खेलना ही नहीं ना, क्यों खेलना, इतना समय कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय होगा तो कोई और काम में दो, ये सब चीज़ों मत दो। फॉर KYC दे विल हैव टू फॉलो नॉर्म्स लेड डाउन फॉर एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI की भी पॉलिसी होती है, आप अगर मैचेस लगा रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, ये सब चीज़ों में पैसे लगा रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी कुछ पॉलिसी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो ये सब चीज़ों से निकल गया उसका ऐप लॉन्च हो जाता, अब जो ये सब चीज़ों से नहीं निकला उसका ऐप बंद हो जाता, ख़त्म हो जाता। रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट, गेमिंग कंपनीज विल ऑल्सो हैव टू सिक्योर a random number generation certificate which is typically used by platform that offer card gaming to ensure that game output are statistically random and unpredictable। नहीं तो आप किसी को भी जितवा सकते हो ना अपनी मर्जी से, इसको जिताना है तो खेल रहा है ना, मैं तेरे को जिताता हूँ, रैंडम होनी चाहिए चीज़ें। देन दे विल ऑल्सो हैव टू गेट अ नो बूट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है मुझे नहीं पता। नो बूट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रेप्यूटेड सर्टिफाइंग बॉडी। नो बूट सर्टिफिकेट ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन बेटिंग। भाई ये सब चीज़ों के बारे में ना मुझे उतना समझता नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ते हैं हम लोग। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू एंगेज इन बेटिंग ऑन द आउटकम ऑफ गेम्स। बेटिंग बेट लगा दे, बेटिंग वही होगा। Compliance similar to the social media and electronic commerce companies, online gaming platform will also have a appoint to compliance officer, a compliance officer to appoint a compliance officer who will ensure that the platform is following norm। कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो XYZ जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसके लिए एक ऑफिसर होगा, a nodal officer who will act as a liaison official with the, एक नोडल ऑफिसर बनाया गवर्नमेंट एंड असिस्ट law enforcement agency and a grievance officer who will resolve user complaint। अब गेम से रिलेटेड आपको कोई कंप्लेंट रही तो आप इनको बता सकते हो ग्रेवियंस ऑफिसर को कि सर मैंने इतने इतने पैसे लगाया था, मैं जीत गया और उन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं किए। तो ये कुछ ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं बोलते, मुझे तो नहीं लगता इशू सॉल्व होता होगा। इतने देश में इतनी चीज़ें हैं भाई सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व नहीं हो रहे, गेम से रिलेटेड सॉल्व करेंगे क्या? इतने गंदे बच गए आगे हो। अच्छा एक चीज़ तो है, लेकिन ये सब चीज़ें आने की वजह से ना ऑफिसर्स की बड़ी तगड़ी मेहनत हो जा रही है। ये हर दिन कुछ नया आ रहा, तो उसके हिसाब से आपको वैसा सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप ही है जिसके पास लोग आके कंप्लेंट करने वाले। आज से 20-25 साल पहले साइबर पुलिस ऑफिसर कहाँ थे? साइबर पुलिस स्टेशन बहुत कम। अभी देखो ना जाके कितनी ब्रांचेस खुल गई साइबर पुलिस स्टेशन की, क्योंकि जिस हिसाब से क्राइम रेट बढ़ रहा है ना साइबर, उस हिसाब से भाई बहुत टेंशन वाला काम है। Around 40 to 45% of the gamers in India are, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ?
बाप रे, 40 to 45% वुमन है बोलते हैं। जबरदस्ती महिलाओं को बदनाम किया, खाना अच्छा बनाना नहीं आता, गेम खेल रही है गेम दीदी, वाह। एंड देयरफॉर इट वाज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू कीप द वुमन है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलते हैं इकोसिस्टम को थोड़ा और लड़के, तुम लड़कों को मजाक बना के रख दिए। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ऑफ द गेमर्स इन इंडिया आर वुमेन एंड देयरफॉर इट वाज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। वुमन है इसलिए और ज़्यादा आवश्यक है कि आप गेमिंग इकोसिस्टम को सेफ। वाह, लड़के तो ऐसी है, कुछ जाते हैं हम कहीं जाके, प्रजाति खत्म कर दो ना लड़कों की तुम। It is believed to be a great first step for comprehensive regulation for online gaming and will reduce the state-wise regulatory fragmentation that was a big challenge for the industry. थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे। The revenue of the Indian mobile gaming industry is expected to reach US dollar की बात हो रही है 5 बिलियन 2025 तक। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ तो है भाई कि गेम खेल खेल के लोग करोड़पति तो बने। आप यूट्यूब में सर्च करो, वो पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग करते वो लोग, और लोग उनको 50-50 रुपये भेज रहे पेटीएम से लाइव स्ट्रीमिंग के। कितना पैसा छापते हो गए यार वो। हाँ, चालू कर देते क्या ये काम, है ना, ये काम चालू करना चाहिए क्या, फालतू की बातें नहीं करना। आओ, द इंडस्ट्री ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ CAGR ऑफ 38% इन इंडिया। अरे हम तो भी कम है, ये चाइना वाइना वाली जो लड़कियाँ है ना, ये तो बाप रे बाप, वो खाते हैं स्नैक विस्नैक खाते हैं वो लोग। अपन बेटा सब्जी भाजी खाने वाले लोग हैं, नॉनवेज में भी अपन 3-4 चीज़ें खाते हैं। उनका ना कुछ तो भी अलग रहता है चाइनीज़ लड़कियों का, पता नहीं इतनी अच्छी दिखती, स्मार्ट दिखती, कैसे खाती है ये लोग, मेंढक खा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस। देखे कभी वो सब वीडियो देखे हो क्या? Between 2017 to 2020 तक 38% as opposed to 8% in China and 10% in, अबे हम ही ज़्यादा है, सॉरी रिकाम हम ही है। आओ, 10% in the US. It is expected to grow at CAGR of 15% to reach ₹153 billion in revenue by 2024 as per a report by VC firm Sequoia and management consulting company। ये कोई कंपनी है, उनकी रिपोर्ट थी। आओ नेक्स्ट, ओके, ये बढ़िया आर्टिकल था, लेकिन है मस्त आर्टिकल था। आ जाओ चलो, वाई न्यूज़ देख लीजिए जल्दी। गेम, आप कौन सा गेम खेलते हैं अभी टाइम पास के लिए? कुछ तो खेलते होगे, कैंडी क्रश, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, टाइम पास के लिए भी गेम नहीं खेलते। अच्छा है, बढ़िया। अच्छा, एक अनुभवी महाअनुभवी हमारे इंडिया में और पाए जाते हैं, जो बैठते हैं फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, वो खेलते लूडो और पैसे लगाते 500-500 रुपये, 200-200 रुपये। मतलब यार सही में लूडो खेलते हैं। ये भी एक गेम है, लूडो किंग करके एक है। आइए नेक्स्ट, मिशन कर्मयोगी के बारे में कुछ देखते हैं अभी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ PMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह recently said that mission Karma Yogi, launched by Prime Minister Shri Narendra Ji Modi, has institutionalized the process of capacity building, particular for तुम्हारे लिए ये benefit of civil servant with the aim to shape the century India of 2047. This is nothing but the policy, और बोल सकते हैं मिशन कर्मा योगी, जो एक एस्पिरेंट्स को तो नहीं लेकिन ऑफिसर्स जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए काम कर रहा है, उनको और ज़्यादा चीज़ें सिखा रहा है। मिशन कर्मा योगी और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB, मिशन कर्मा योगी एम्स टू प्रिपेयर सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। आज के एस्पायरेंट्स को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का पता है, उनको पता है, बट कुछ ऑफिसर्स जिनको सर्विस में आके 30, 35, 40 साल हो चुका है, उनको बात भी करना नहीं आता। देखना कभी तो बात करना नहीं आता उनको। ऐसा आप एक UPSC एस्पायरेंट है, आपको सिखाया जाता है सब चीज़ें। अब वो जो है थोड़े से, अब उनके टाइम पे अलग सिचुएशन थी, वो जब बात करें ऐसी कुछ तो ही बात करते हैं, ऐसी बात नहीं करना कभी। इससे समझ में आता कि आपको नहीं पता। आप डायरेक्ट अगर आपको पता है तो ना बोल दो,
हाँ बोल दो, हाँ पता है, तो जिसको पता है तो डायरेक्ट शुड बी दिस इज द प्रॉब्लम, ऐसी बात कर लेता। जिसको नहीं पता है वो ऐसी हरकत करता। डायरेक्ट बोल दो ना नहीं आता। मेरे लेक्चर्स में जो भी बच्चे बैठेंगे ऑफलाइन में, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ उनको, अभी बोल रहा हूँ, नहीं आता डायरेक्टली बोलो सर नहीं आता। वो ये ऐसे आंसर नहीं चाहिए मेरे को पसंद नहीं है। वो आता है तो बोलो थोड़ी सी गलती होगी, मैं सुधारूंगा ना उसको, लेकिन नहीं आता तो मुझे बोलने का नहीं, सीधा बोल देना सर मैं कल देख के आती हूँ, मैं आज पढ़ लूँगी, कल आपको आंसर दे दूँगी, खत्म। झूठ क्यों बोलना है? बेसिक एथिक्स भी सिखाएंगे इसमें मिशन कर्मयोगी में, हाउ टू बिहेव, हाउ टू परफॉर्म, हाउ, ये लिखा है ना क्रिएटिव, और क्या लिखा है कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव कैसे होना है थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े अधिकारी बड़ी बड़ी नई नई स्कीम्स लाते हैं। जैसे हमारे जो पिछले कमिश्नर थे ये अपना अमितेश कुमार सर, उन्होंने एक जनता दरबार करके लाए थे। तो अभी जो रविंद्र सिंघल सर है IPS कमिश्नर हमारे नागपुर शहर पुलिस के, तो वो भी 3 से 5 एक मीटिंग लेते हैं, जनरल मीटिंग, जो लोग उनसे मिलने आते हैं। वो अमितेश कुमार सर के द्वारा लाया गया, लेकिन स्कीम अच्छी थी, वो अच्छी थी इसलिए वो भी फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ होती है इनोवेशन, उसी को बोलते हैं इनोवेटिव बोलते, उसको क्या बोलते हैं, नई नई चीज़ें लाओ जिससे लोग भी कॉन्फिडेंस में आए। दिस यूनिक प्रोग्राम विल हेल्प टू ले द फाउंडेशन फॉर सिविल सर्विस इन द कंट्री। There will be more focus on site learning in complementing off-site learning. Next, site learning मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जाके सीखते हैं ना पूरा। ये जितना ज्ञान इससे नहीं मिलेगा ना तुमको बुक से, उतना जाके ज्ञान मिलेगा। बुक्स से तो नो डाउट नॉलेज मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आप बन जाओगे, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ अगर आप साइट विजिट करते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। जब NEP आया तब मैंने बहुत सारे लोगों को यही बोला कि क्या आपके जो शिक्षक यहाँ पे बैठे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लायक है क्या। जब NEP मैंने पढ़ा तो मैंने यही बोला ना कि वो जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं आपको लगता वो ये कर पाएंगे, पहले उनसे पूछो, क्योंकि बच्चे को वो सिखाएंगे, बच्चा कर लेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपके जो टीचर्स है क्या वो रेडी है? आपने ग्राउंड में जाके देखा क्या सिचुएशन है लोगों की। एक एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, तो मोदी जी खुद वहाँ पे आए और देखा कि सिचुएशन क्या है। ओडिशा में हुआ था शायद, वो ट्रेन एक्सीडेंट आए ना, वो खुद ग्राउंड रियलिटी चेक की। वो एक चीज़ होती है, उधर जाके जितना अच्छा समझोगे ना उतना मोबाइल से, उतना किताबों से आप समझ सकते नहीं है। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। देन आगे ये ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्टेटेड एम टू मिशन कर्मयोगी इज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू कंटिन्यूसली बिल्ड कैपेसिटी, अपडेट द टैलेंट पूल आप में जो है, एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड स्टीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल एट ऑल लेवल्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात हो रही है अभी, ठीक है, हर लेवल पे। कर्मयोगी सीक टू अ शिफ्ट टू द फोकस फ्रॉम रूल स्पेसिफिक टू रोल स्पेसिफिक। द मिशन विल हेल्प ट्रेनिंग ऑफिसर्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी। वो तो अभी भी सिखाया जा रहा है आपको, कहाँ पे? लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जो कि है मसूरी में। यही है ना आपका भी ड्रीम, सभी का ड्रीम है, आपको सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। वो जर्नी अलग होती है, लेकिन ये जर्नी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है उस जर्नी से, क्योंकि उसके बाद तो आपको काम ही काम करना है ना। ये जो जर्नी है, 4 घंटा पढ़ रहे, बाहर जा रहे, दोस्तों से मिल रहे, चाय पी रहे, वापस पढ़ रहे, फिर अदर चीज़ें कर रहे, वो एक थोड़ा सा होता है, वो भी अच्छी रहती है, लेकिन इसको तो क्या ही कहना है, तो लबासना है। आगे ये नेक्स्ट, द मिशन विल हेल्प ट्रेनिंग द ऑफिसर्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी। नए नए चैलेंजेस कभी कम नहीं होते, देखना, नए नए चैलेंजेस हमेशा बढ़ते रहते हैं। चैलेंजेस कभी आपने देखा नहीं होगा कि झगड़े कम हो गए, इंडिया में झगड़े ही नहीं हो रहे, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, तुम 2060 में चले जाओ, झगड़े हो गए। इंडिया में तो बहुत ही हो गए, हर जगह होते हैं। आओ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कभी चेंज नहीं हो सकती, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है वो। इट एम्स एट बिल्डिंग फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस विद द राइट एटीट्यूड स्किल्स। कुछ कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें बहुत एटीट्यूड, ईगो होता है, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ ना, अपने ईगो में ले लेते वो चीज़ और कुछ गलत कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो यही सिखाएंगे यहाँ पे, राइट एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज अलाइन टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया। क्योंकि आप जितना अच्छा काम करोगे ना, आप अपने देश को उतना अच्छा शेप दोगे, क्योंकि आप ही हो जो इंडिया को संभालने वाले हो। IAS, IPS आप ही संभालते हो ना भाई देश को। नेक्स्ट,
The endeavor is also the end of culture of working in the syllabus and the overcome the multiplicity of training curriculum because of the institution spread all over the country. It will improve the human resource management practice in the government and will scale state of the art infrastructure to augment the capacity of civil servant. Indirectly ये क्या बोल रहा है कि civil servants जो है इनकी इसमें हेल्प होने वाली है, स्टेट बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग में हेल्प होगी. ये अगर अच्छा करेंगे तो देश भी अच्छा करेगा, क्योंकि आप इतने पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, आपका काम है देश को बढ़ाना, है ना. तो वो एक चीज़ होती है. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिंग बॉडीज कौन है भैया इसकी? टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है. इट विल बी स्टीयर्ड बाय 4 न्यू बॉडीज. द न्यू एंटिटीज विल बी अ प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, अ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, a special purpose vehicle SPV that will own and operate the digital asset and technological platform for online training and a coordination unit which will be important नहीं है, important ही है. 4-member body. The new entities will be Prime Minister Public Human Resource Council, a capacity building commission, a special SPV that will own. 3 ही तो ही ना यार, 4 कहाँ हुई? तीन ही तो हुआ, 4 का हुआ. कहाँ पे? हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, विच विल बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. सॉरी, ध्यान नहीं गया मेरा, अंधा हो गया मैं. नेक्स्ट, द न्यू फीचर्स लॉन्च्ड ऑन द iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आर. 2 मिनट में देख लेता हूँ पहले कितना बचा है. शायद होते ही आया है, इतना ही तो है. हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. आइए, एग्जीक्यूटिंग बॉडीज देख लिए हैं. माई iGOT, इट डिलीवर्स टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्स ऑन दी होम पेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर. अच्छा, आप देख सकते क्या? नहीं, ऑफिसर्स ही है जो सिलेक्ट हुए. दैट डायरेक्टली एड्रेस द यूनिक कैपेसिटी बिल्डिंग नीड टू ऑफिसर एंड आइडेंटिफाइड इन द कैपेसिटी. क्या है? इट इज़ नथिंग बट द वो जो पेज है ना, वो जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज दिखाए जाएंगे. क्या दिखाए जाएंगे? कुछ कोर्सेज. इट डिलीवर्स टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन द होम पेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर दैट इज डायरेक्टली एड्रेस द यूनिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. सबकी कैपेसिटी अपनी अलग होती है ना. For ministries and department blended programs, the program will facilitate equitable access to training methodologies across all level, कोई भी level लो, to meet dynamic training need to the official. dynamic training, dynamism बहुत है ना, हर चीज़ में dynamism है. खाने में भी dynamism है. लोग मैगी में पेस्ट्री डाल के खा रहे, कब कौन क्या खाएगा, क्या बनाएगा, आप अंदाज़ा भी लगा सकते नहीं है. पहले चीज़ दाबेली नहीं हुआ करती थी, सिर्फ दाबेली हुआ करती थी. अब चीज़ दाबेली बन गई है, पेस्ट्री दाबेली. अरे ऐसे ऐसे फ्यूजन कर रहे लोग भैया, अपन बता नहीं सकते. ब्लेंडेड प्रोग्राम की हमने बात कर ली. देन उसके बाद इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल ऑफलाइन इन पर्सन क्लासरूम कोर्स विथ ऑनलाइन. आपका क्लासरूम कोर्स भी होता है, फाउंडेशन कोर्स समझता है. आप बन गए कलेक्टर, IAS बन गए, सॉरी हो गया क्या, तो इंटरव्यू दे दिया, लबासना पहुंच गए, ओ मज़ा आ गया, पेड़े बांट रहे हो आप. अबे उसके बाद भी एक पेपर होता है, पता है कि तुमको फाउंडेशन का वो पास करना पड़ता है. खैर वहाँ से जनरली लोग आते नहीं है वापस, लेकिन कुछ कुछ आए, क्लियर ही नहीं कर पाए. हाँ, इतना ही नहीं है दादा, आपको लबासना जब जाओगे तो वहाँ पे भी फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है. वो जहाँ पे आप ट्रेनिंग करोगे ना, वहाँ पे चीज़ें सिखाएंगे आपको, फिर 2 एग्ज़ाम वहाँ पे भी. छोटी बात नहीं है, वहाँ पे भी पास होना पड़ता है. इट इनेबल ऑफिसर एंड फैकल्टी टू लेवरेज द फ्लेक्सिबिलिटी and convenience of online courses while retaining the invaluable benefit on face-to-face classroom interaction. दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है आज, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. आप ऑनलाइन भी कर रहे हो और ऑफलाइन भी कर रहे हो. बहुत सारी चीज़ें आजकल तो ऑनलाइन ही हो रही है, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि 70-80% चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी. अभी हो गई है 50-55-60% तो अभी हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन है. नेक्स्ट, मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे कैश नहीं लेते वो लोग, कैश नहीं लेते, ऑनलाइन पेमेंट तो बोलते सीधा. तो ये एक चीज़ है. क्यूरेटेड प्रोग्राम. चलिए थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मुझे कल के लेक्चर्स का भी ओवरव्यू देना है आपको. एक
These are designed to cater and diverse learning need of the ministries, department and training institution. This course provider will be able to curate relevant content, resources and assessment from the repository of iGOT with a program IGOT भी बोल सकते हैं, program approach to the provider tailored learning journey. Next हो गया, जल्दी देख लीजिए इसको फास्ट, we don't have much time here. मिशन कर्म योगी, करेंगे रिवाइज करेंगे, पहले हम आगे का देख लेते हैं. गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स. बोलो जुबा पे केसर, हाँ सॉरी आगे आइए. इन्फ्लुएंस, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस कितना है अपने देश में? अक्षय पाजी, शाहरुख खान और अजय देवगन ने अगर बोल दिया बोलो जुबा पे केसर, तो विमल खान है. लोग हैं, लोग सुनते हैं सेलिब्रिटीज़ की. साउथ के जो सेलिब्रिटीज़ है लोग उनको भगवान मानते, पता है आपको? 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी अभी रिसेंटली, कुछ किसी की तो भी डेथ हो गई थी ना, 2 लोग कूद गए थे, मर गए वो. मतलब क्या ये? द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कॉल्ड एंडोर्समेंट नोन हाउस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स. सलमान भाई के घर में फायरिंग हुई, पता है क्या? Virtual influencers on social media platforms. The guideline aim to ensure that individuals do not mislead their audience. Urfi Javed, when endorsing product or services, Zuba pe kesar, and that they are compliant with the Consumer Protection Act and any associated rules of guideline. मेरे को एक ऐड आज तक के समझ में नहीं आई रजनीगंधा की. रजनीगंधा की ऐड देखे हो कभी? नेहा देखे हो? उसमें इतने बड़े बड़े महल बताते, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बताते, क्या अर्थ है उसका? मुझे तो नहीं लगता, कभी ध्यान से देखना. जो रजनीगंधा खा रहे उससे अमीर होता है क्या कोई? ऐसी 2 कंपनियों के ऊपर एक केस हुआ था. फेयर एंड लवली का नाम सुना है? अब फेयर एंड लवली नहीं रही, ग्लो एंड लवली हो गई है. केस हुआ था उसके ऊपर. रेड बुल गिव यू विंग्स, अब क्या बोलते हैं? रेड बुल गिव यू विंग्स. उसके ऊपर भी केस हुआ था, बोले पिया विंग्स तो आई नहीं, कूद गया नीचे. यस, करना गूगल, पढ़ना वो केस. रेड बुल पीने के बाद विंग्स नहीं आई, पैर टूट गए. केस किया हुआ आदमी ने, ऐसे पगले पगले लोग हैं. ग्लो एंड लवली किया, फेयर एंड लवली, फेयर रेसिस्ट. आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप वो कर रहे, क्या बोलते उसको, काले गोरे में वही बोलते हैं ना, क्या बोलते, मेरे को याद नहीं आ रहा. वो अभी केस किया सामने वाले बंदे ने, काले गोरों में भेदभाव कर रहे, फेयर एंड लवली. अब क्या हुआ? वो ग्लो एंड लवली हो गया. एक बफेले को तुम फेयर एंड ग्लो एंड लवली लगाओगे, वो तो काली की काली देगी ना यार, वो ग्लो भी नहीं करेगी वो तो. अरे है ना यार, तुम आओ इधर आओ यार, तुमको ना समझता नहीं. वो फेयर एंड ग्लो एंड लवली की एड में कौन रहती? यामी गौतम. पहले से गोरी है वो, किसी एकदम काले आदमी को लाओ, फिर लगाओ, फिर बोलो ग्लो एंड लवली. मेरे को लगाओ, मैं कितना काला हूँ, मैं एकदम गोरा तो नहीं होगा ना भाई. तो वो एक चीज़ है, मिसलीडिंग ऐड. मैं कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ाता, मिसलीडिंग ऐड करते हैं. अब वो पान मसाला, पान बाहर खाना सिखा रहे लोगों को, कैंसर हुआ तो कुछ हो गया तो उनको पान मसाला खाने से, और आप चाव से बोल हाँ ये जो ऐड कर रही है असली में खाते क्या वो? अबे मिल्क पाउडर रहता, वो मिल्क पाउडर खाते हैं, ऐसा वो भी नहीं खाते होगे. आजकल विजुअल आर्ट की वजह से, ये VFX की वजह से सब हो जाता है. और आप खा रहे तो खा रहे, रोड में स्पिट कर रहे, तो और भारी लोग हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज द एंडोर्समेंट गाइडलाइन फॉर सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनके ओरिजिनल लाइफ कुछ नहीं होती लेकिन उनके इंस्टाग्राम पे 10-10 लाख फॉलोअर होते हैं. फिजिकल लाइफ कुछ भी नहीं है. द गाइडलाइंस मैंडेट कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ मॉनेटरी और मटेरियल बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड दे आर प्रमोटिंग थ्रू देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. कुछ होना चाहिए ना उसका रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे ओरीफ्लेम, और जैसे आपका ये नायका, एंड जैसे आपका ये वो कौन है ऐश्वर्या राय जिसकी ऐड करती, आपको, मुझे नहीं पता, वो मीशो नहीं रे, ये वो ऐश्वर्या राय ऐड नहीं करती कि जिसकी वो बाल वाल केराटिन वेराटिन, लॉरियल पेरिस. हाँ, तो ये एक प्रॉपर होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि आप कंटेंट दे रहे हो ना, किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट बिक रहा है. आप लड़कियों में ज़्यादा होता है, थोड़ा सा बॉयज़ का नहीं पता, आप उधर जाते हो सैलॉन वगैरह में, तो ये सब चीज़ें लगाते हो ना,
तो वो रहना चाहिए। आप देख के लगाते होगे किसी ना किसी का, मम्मी लॉरियल पेरिस का ना बहुत अच्छा है तो मैं वही लगाऊंगी, तो वो चीज़ होती है। फेलिंग टू डू सो विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी अप टू 50 लाख। लो जाओ 50 लाख रुपए दो अगर कुछ गलत किए तो। डायरेक्ट है भाई, ये चीज़ है। नेक्स्ट, व्हाट इज नीड टू इशू न्यू गाइडलाइन? क्यों इसकी ज़रूरत थी? द साइज ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट इन इंडिया लास्ट ईयर वॉज रुपीज़ 1,02,000 सॉरी 1,275 को क्या बोलते? 75 1,275 crore and by 2025 it was likely to be 2,800 करोड़। रे बाप रे बाप, कितने रिकाम लोग हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप विथ एक्सेस टू एन ऑडियंस and have to the power to affect his purchasing decision or opinion about product, service, brand and experience मजबूर करते हैं आपको कि आप लो। पता है क्या है, ये ऐसी ऐड चलाते हैं कि तुम्हारी इच्छा हो जाती, ले लेती ना जानने। यस, मेरे घर में सीन है, मेरे सिस्टर ने देख ली रील्स पे, भी मम्मी देखो कितना अच्छा हो गया, मम्मी को दिखा दी, मतलब वो चीज़ आनी है। ये एक प्रॉब्लम है। अब चीज़ गलत आ गई तो क्या करोगे तुम? इसलिए एक ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन से मंगाना कोई भी चीज़, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब ऑथोराइज्ड है ना, तुम मंगा लेते। कोई भी एड शो रही, क्लिक कर दिए तुमने, हो गया। मोबाइल की जगह साबुन आती फिर 6,500 की। अब आगे, देयर आर मोर देन सोशल मीडिया, और लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑफ सब्सटेंस कॉल फॉर अ चेक। 1 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सब्सटेंस एंड दिस कॉल फॉर अ चेक। बहुत बड़ी बात है। देयर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने नागपुर में भी कितने सारे इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं ज़्यादातर खाने वालों को फॉलो करता हूँ, फूडी जो होते हैं। अभी नितिन जी ने बुलाए थे ना उनको, दिमाग देख रहे क्या तुम? उन लोगों को इन्फ्लुएंसिंग के लिए बुलाया क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं और उसके वजह से भी वोट्स बढ़ते हैं। Therefore, the responsibility of the endorsers or other advertisers is to honestly disclose the information that consumer must know before making any purchasing decision. कंज्यूमर को पता रहना चाहिए आपने उस चीज़ में क्या डाला है, आपने कैसे बनाया है, क्या बनाया है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उसके पीछे उसकी पूरी जानकारी होती है। उसको परचेज करने के पहले कंज्यूमर देखेगा ना भाई क्या कुछ चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ी बात है यार, लेकिन 1 लाख, मोर देन 1 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। What are new guidelines? अब न्यू गाइडलाइंस क्या है? आइए, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज्ड अ गाइड एंडोर्समेंट नोन हाउस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड, हो गया ना ये। द गाइड एम्स टू एंश्योर दैट इंडिविजुअल डू नॉट मिसलीड देयर ऑडियंस व्हेन एंडोर्सिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। मिसलीड नहीं करना है आपको अपने लोगों को। That they are in compliance with the Consumer Protection Act, वो किसके अंडर आता है? डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, एंड एनी एसोसिएटेड रूल्स और गाइडलाइंस। नेक्स्ट, द मेजर गाइडलाइन डिस्क्लोजर मस्ट बी प्रोमिनेंट होना चाहिए। द गाइडलाइन स्पेसिफाई दैट डिस्क्लोजर मस्ट बी प्रोमिनेंटली एंड क्लियरली डिस्प्लेड इन द एंडोर्समेंट, मेकिंग देम एक्सट्रीमली हार्ड टू मिस। सिगरेट जब आप पीते हैं, आप नहीं पीते हैं, बता रहा हूँ, पीते भी होगे तो मुझे नहीं पता, पीते हैं तो एक बार उसके पीछे में वो बना हुआ रहता है, फिर भी पीते हैं। मतलब उसमें लिखा है तेरी मौत है, आ मौत मुझे गले लगा, है ना, सीधी बात है। उसमें जबकि बना हुआ है कि आपको कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग पीते हैं भाई। डिस्प्ले होना चाहिए सही से कि ये करने से आपको यही होगा। कुछ कुछ लोगों को आदत रहती है बहुत सारा मेकअप लगाने की, एक समय बाद देख रहे हो उनका फेस अलग हो जाता थोड़ा, मतलब बिना मेकअप के अच्छी नहीं दिखती, फिर ये अच्छा ही नहीं दिखता, लड़का हो या लड़कियों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दिस इंक्लूड नॉट ओनली बेनिफिट एंड इंसेंटिव बट ऑल्सो मॉनेटरी और अदर कंपनसेशन, टिप्स और होटल स्टेट्स, मीडिया पार्टनर्स, कवरेज एंड अवार्ड, फ्री प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अभी बहुत सारी होटल्स वगैरह की भी ऐड आती है, जैसा बता रहे वैसा है क्या? सही में नहीं है वैसा। होटल में जाओ, सीलिंग लटकी पड़ी है, एसी काम नहीं कर रही, और तुमने जैसा बताए थे ग्रेट स्टे होटल, ओह एक बार रुकेंगे बार बार आएंगे, ये ऐसा करते हैं ना वो क्या नाम है रे, आलिया और वो आते हैं ना ऐड पे, बुक माई शो मेक माई ट्रिप वाली ऐड, जैसा आपने बताए थे वैसा तो है नहीं। गलत नहीं करना है आपको लोगों के साथ, क्योंकि एक चीज़ तो है, ये हमारे इंडिया में ही नहीं है बेटा, ये पूरे वर्ल्ड में। एक सेलिब्रिटी से और इन्फ्लुएंसर से लोग बहुत इन्फ्लुएंस में रहते हैं, पागल जैसा करते हैं,
सलमान भाईजान का बर्थडे, शाहरुख भाई का बर्थडे है किरण, लोग रात रात से वहाँ खड़े हैं, लिटरली भाईजान आ रहे हैं, शाहरुख भाई आ रहे हैं, एक अपना पोज दे रहे हैं, थैंक यू सो मच बोल के निकल जा रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? पैसा मिला वहाँ खड़े रहने का? कुछ कमाया तूने? इससे ये पता चलता है कि बेरोजगारी देश में कितनी है। मतलब तुम 10-10, 12-12 घंटा वहाँ रुक रहे और शाहरुख भाई आ रहे सिर्फ 2 मिनट के लिए। करना मत कभी तुम लोग ऐसा एस्पायरेंट्स मेरे। हाँ, एक IPS से मिलने चले जाओ, एक कलेक्टर से मिलने चले जाओ, 1 घंटा वेस्ट भी हुआ चलेगा आपको। इन ये सब चीज़ों के लिए फुकट टाइम नहीं निकालना अपना। रैली है, रैली में जा रहे हैं हम, व्हाट इज़ दिस? ये सब हरकतें नहीं करना कभी भी। एंडोर्समेंट मस्ट बी मेड इन सिंपल क्लियर लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज डाल रहे भारी भरकम इंग्लिश जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, जान पूछ के करते हैं सब, जान पूछ के। इफ़ अगर आपने पहले जो म्यूचुअल फंड की ऐड आती थी ना, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट केयरफुली, एकदम फास्ट बोलता था। अब नहीं है वैसा, अब वैसा नहीं है। अब बोला ऐड कम पता चलेगा, लेकिन वो जो बाद में आप बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ बी केयरफुल, या बोलते ना प्लीज़ इन्वेस्टमेंट इज केयरफुल, ऐसा कुछ तो अब धीरे बोलते हो। रेगुलेटिंग अथॉरिटी, पागल है क्या लोग? इतना पैसा लगा रहे मेहनत का और आप एकदम से पट से बोल के निकल जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वो जो एड्स आती है आजकल आपकी प्ले 11, माई ग्राउंड 11 वगैरह की भी, रमी सर्कल की भी, उसमें अब कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें, धीरे बोल रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है दे शुड नॉट डिस्क्लोज एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड सर्विसेज इन विच ड्यू डिलिजेंस हैज बीन डन बाय मोर देन दे हैव पर्सनली यूज्ड और एक्सपीरियंस्ड। पहले खुद यूज़ करो फिर बताओ। पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस, एंडोर्सर्स में फेस पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन अप टू ₹10 लाख विच कैन गो अप टू ₹10 से लेके 50 लाख तक जा सकती है। इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज कैन बी डिबेयर्ड फ्रॉम एंडोर्समेंट ऑन दी रिपीटेड इन्फ्रिंजमेंट एंड में गो टू जेल। जेल भी हो सकती है फॉर 6 मंथ विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, लेकिन नहीं होती जेल। पैसे वाले लोग हैं वो निकल जाते बाहर, कोर्ट में केस लड़के, कुछ जेल वेल नहीं होती। आगे आइए, बाप रे कितना सारा है। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCM। हर सीरियल के बाद ऐड आती ना, तो वो भी ज़रूरी है। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, पहले की ऐड ना बहुत अच्छी रहती थी, जैसे वो एक हमारा जो हम च्युइंगम का कैसी जीभ लपलप आए, कितनी अच्छी अच्छी ऐड रहती थी पहले, अभी वैसी नहीं है। आजकल की ऐड में ना, आजकल तो आप टीवी के सामने फैमिली के साथ भी नहीं बैठ सकते, ऐसी चीज़ें आने लग गई। अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं ना, तो आपका फेस ऐसी नीचे हो जाता है। यस, कुछ कुछ मूवीज़ भी बच्चों, पहले की हम आपके है कौन, हम साथ साथ है, बागबान, ये सब मूवी देख सकते थे आप पेरेंट्स के साथ बैठे। आजकल वैसा नहीं है। हर बॉलीवुड की मूवी में कुछ ना कुछ गलत है जो आप पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं दे सकते। वो अगर कुछ आ रहा है तो अपन गलती से हाँ बोलना भाई क्या हुआ, ये कर, मैं तो करता हूँ, मैं करता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि पेरेंट्स के सामने आप कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप नहीं देख सकते, मुंडी नीचे कर ले, मोबाइल चलने लग जाते हैं और पेरेंट्स भी थोड़े से अजीब हो जाते हैं उस टाइम पे, अच्छा नहीं लगता। एडवर्टीजमेंट भी कुछ कुछ ऐसी आने लग गई है, देख नहीं सकते आप। तो वो चीज़ कौन करता है? ये सब ASCI डिसाइड करता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1985। 1985, 2 मिनट रुक जाओ, क्या हुआ था 1985 को? 5 सेकंड है आपके पास, फिर पूछता हूँ। आजी थांबाना जी, कशाची घाय आहे तुम्हाला? क्या हुआ था 1985 को? 1985 को क्या हुआ था? 1985 को क्या हुआ था? जल्दी बताओ, फास्ट, कमेंट सेक्शन में। ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन एंड एनहांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडवर्टाइजिंग, देयर मैंडेट इज दैट ऑल मटेरियल मस्ट बी ट्रूथफुल। ट्रूथफुल, कुछ भी सही में ट्रूथफुल रहता है क्या? कुछ, अरे तुम सबसे गुस्सा में वो विमल की ऐड से, मैंने सोचा नहीं था कभी अक्षय कुमार वो ऐड करेंगे, लेकिन अक्षय जी आपने वो ऐड किया ना, मेरे को बहुत बुरा लगा, ये वीडियो पहुंचा उनके तक। एंड ऑनेस्ट, डिसेंट एंड नॉट ऑब्जेक्टिफाई वुमेन, सेफ फॉर कंज्यूमर्स स्पेशली चिल्ड्रेन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन तो इतना है देश में। एक एग्जांपल लेता हूँ, ये चीज़ मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, एग्जांपल हमने लिए, ये एक शॉप है, शॉप नंबर A,
यहाँ पे घी का प्राइस है, यहाँ पे घी का प्राइस है 600 रुपये kg। अब ये है दुकान नंबर बी, यहाँ पे भी प्राइस था 600 रुपये। ऐसी करके हमने 4-5 दुकान बना ली, सी डी ई। अब इस दुकान, दोनों दुकान में कितना प्राइस है? 600 रुपये। इंडिया का कंज्यूमर कैसा है? अगर यहाँ 500 में मिलेगा तो वो यहीं से लेगा। अब इसको देख के इस व्यक्ति ने सोचा मैं 400 रुपये रखता हूँ, मैं 400। कंपटीशन देखो सेम। इसको देख के इसने सोचा जान दे, तेरा ना मेरा, मैं 300 रुपये लगता। पूरे लोग किसके पास जाएंगे? इसके पास, क्वालिटी मिले ना। दिस इज इंडिया, यस दिस इज इंडिया, ऐसा है। और अगर सेम प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं फिर भी लोग जाएंगे, तो ये इंडिया में कॉम्पिटिटर्स की कमी नहीं है। अरे कॉम्पिटिटर्स अच्छी बात है, लेकिन वो आपने देखे ना एप्पल और वो नए नए फ़ोन जो आ रहे, एप्पल ने 3 कैमरे दिया, इनने 4 दे दिया सीधा। एक काम करो ना, ये पीछे में ना पूरे कैमरे लगा दो, तुम यही कर लो। कंपटीशन इतना है ना भाई, तुम सोच नहीं सकते। अब यूपीएससी में जो कंपटीशन है वो सही में 10 लाख बच्चों से है क्या आपका? 10 लाख तो फॉर्म भर रहे हैं, पेपर देने ही 5 लाख आ रहे हैं। और जो एकदम डेंजरस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आपके जैसे, वो हो गए कुछ 1-1.5 लाख। उनके साथ कंपटीशन है, उनको बीट करना है, और उनको बीट करना थोड़ा सा टफ है। मैं आपको ये बोल के नहीं हो गया एडमिशन के चक्कर में, ये बोल के बहुत ईजी है ना यूपीएससी कर लो, मैं वो टीचर नहीं हूँ बेटा। जो है वो जेन्युइन चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। जो वो 1-1.5 लाख बैठे हैं ना, जो पढ़ते हैं, जो वॉशरूम में भी पढ़ते हैं, जो चाय पीते पीते भी पढ़ते हैं, कंपटीशन उनके साथ है, उनको डिफीट करना है आपको। देयर मैंडेट इज दैट ऑल मटेरियल ट्रूथफुल। देख लिया हमने ये, भाई कितना बचा है। और हाउ डज ASCI टेक्स अगेंस्ट, चलिए जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। हाउ डज ACI एडवर्टीजमेंट पोस्ट रिसीविंग द कंप्लेंट्स, ACI प्रोसेस देम एज पर इट्स नॉर्मल कंप्लेंट रिड्रेसल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इट्स कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल CCC फॉर एडजुडिकेशन। कंप्लेंट भी कर सकते हैं आप, कोई मिसलीडिंग एड अगर हो रही है। इफ द कंप्लेंट इज अपहेल्ड देन द एड विल नीड टू बी मॉडिफाइड और पुल्ड आउट। इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंप्लेंट्स। अगर इफ लगता है एड कुछ गलत है तो उसको वापस से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। करंटली 100% ऑफ टीवी एडवर्टीजमेंट एंड ओवर 80% प्रिंट एडवर्टीजमेंट अगेंस्ट whom a complaint is upheld by ASCI or modified or withdrawn. फाइनली एक बार जल्दी से रिवाइज कीजिए, मुझे कल का आपको थोड़ा सा बताना है। कल का कल देखेंगे कि आज ही देख लेते हैं? ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लीजिए पहले जल्दी फास्ट। आइए, यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, देख लीजिए जल्दी। आधार का देखें सबसे पहले, कुछ आर्टिकल्स माहिती के बारे में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन। 3-3 सेकंड में स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी लीजिए। वर्चुअल आधार के बारे में देखा, आप लोग जा सकते हो गया, लेक्चर खत्म हो, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। अच्छा, बाय द वे अपनी पॉलिटी की सीरीज खत्म हो गई है, कल से अपन इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, हाँ करंट अफेयर्स का ही रहेगा वो। इंटरनेशनल रिलेशंस जो करंट में रहा है हमारे, उसी से लूँगा मैं, ठीक है। वो 8-10 महीने का है प्रीवियस जो हुआ है। जल्दी जल्दी एसएस लीजिए फास्ट। और एक बार इफ अगर इसकी पीडीएफ होती होगी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन इसकी क्योंकि ये 150 पेजेस की आपके लिए काम में आएगी है, तो एक बार बोल देना अगर मिलेगी तो, कि ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो करके। लास्ट पीडीएफ थी ये। कंक्लूजन, देन उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्यू डिलिजेंस या डिलिगेंस, रेस्ट्रिक्शन ऑन बैटिंग, मिशन कर्मयोगी के बारे में हमने देखा, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट से रिलेटेड। फास्टर गाइस, ऑब्जेक्टिव्स, एग्जीक्यूटिंग बॉडीज,
Then the last but not the least, the last topic for Polity 2024 for you aspirants, the last topic, guideline for celebrities, influencers and virtual influencers. Okay, so that's all for today. बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी इस पॉलिटी की सीरीज़ में, इस 6 दिन की जर्नी में। ना जाने कितने ऐसे आर्टिकल्स, कितनी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर की। ये आपको बेटा डायरेक्टली 179 पेजेस का PDF, ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा आपके प्रीलिम्स में पॉलिटी। इफ़ आपकी एम लक्ष्मीकांत पढ़ के अगर हो गई है ना बेटा, इनफ है। एक बार रिवाइज मारो, करंट अफेयर्स देख लो, ख़त्म। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। पार्लियामेंट से चालू किया, सेलिब्रिटीज पे ख़त्म किया। ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें देखी, नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट हमने देखा। देन उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने लिया उसमें हमने देखा सर सेंटर स्टेट रिलेशंस देखे, गवर्नर का रोल देखा, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, फ्री लीगल एड के बारे में मैंने आपको बताया था, गरीब इंसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, एससीज एसटीज जो कैपेसिटी नहीं है जिनकी। मॉडल प्रिजन एक्ट देखा, इलेक्शन कमीशन देखा, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट BNS जो इंडियन पिनल कोड को हटा के आया, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हटा के बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। देन उसके बाद हम आगे आके हमने देखा इलेक्टोरल फंडिंग क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट क्या होता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म जो अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। देन और थोड़ा सा आगे आइए, देन आगे आए तो हमने देखा कि कुछ टॉपिक्स, लोकपाल क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन देखा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट दैट इज ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारी शक्ति वंदन अमेंडमेंट देखा और अदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। देन थोड़ा सा और आगे हम आ गए और हमारा आज का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ आधार, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग का क्या प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, मिशन कर्मयोगी और गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज़। तो ये होता है क्लास हमारा पॉलिटिकल लेक्चर ख़त्म। कल से इंटरनेशनल रिलेशंस चालू करेंगे, बिना किसी दिक्कत के वो टॉपिक हम लोग 5 दिन पढ़ेंगे। उसमें जितनी भी चीज़ें मैं आपको कवर करवा सका, नियर अबाउट हम 40 से 50 आर्टिकल्स तो देखेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, 10 से 12 ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे कि क्यों वो न्यूज़ में थी, और ना जाने बहुत सारी चीज़ें। फ्रॉम 21 आकार फाउंडेशन, हमारा आकार फाउंडेशन लॉन्च कर रहा है एक बैच जो कि होने वाला है फाउंडेशन बैच। हमारा एग्जीक्यूटिव जो बैचेस है, जो बाकी बैचेस चल रही है उसका एडमिशन ओपन है। आप लोग जल्दी से जल्दी आइए और एडमिशन करवाइए। फाउंडेशन बैच के लिए 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे आ सकते हैं, जो कि 21 अप्रैल से है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आके अपने फ्यूचर को डिसाइड करिए कि आप क्या करने वाले हैं आगे। करियर काउंसलिंग राम वाग सर खुद ही लेने वाले हैं वो सेशन आपका। सब चीज़ें एक प्रॉपर प्लान में चल रही है, तो क्यों ना आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करें। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, पूरी फैकल्टीज़, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। बस आना है, पढ़ना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आओ, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आओ, मेहनत करना है, बस वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी के लिए तो हम सब रेडी है। तो मिलते हैं हम लोग अपने कल के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। और एक और चीज़, रिवीजन नेसेसरी है। आज रिवीजन करा हमने बहुत अच्छे से, लेकिन और अच्छे से आपको घर पे करना है, तो रिवीजन कर लो। बाकी फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।